मैंने डेफिनेशन याद कर ली है। लर्निंग इज डिफाइंड एज एनी रिलेटिवली चेंज पर नहीं रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। घोर अनर्थ कलयुग, क्या हो रहा है ये? तुम लर्निंग की डेफिनेशन को ही रट्टा मारने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा मत करो भाई, रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। ये चैप्टर इतना बढ़िया चैप्टर है, इतना प्रैक्टिकल चैप्टर है, जहां तुम बाकी सब्जेक्ट्स में लर्निंग करते हो, हमारा ये सब्जेक्ट हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है कि सीखते कैसे हैं, और तुम उसी को रट रहे हो। देखो, लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और एटलीस्ट अ बिहेवियरल पोटेंशियल दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्सपीरियंस। ये जो भी कुछ तुम कर रहे हो रट्टाफिकेशन, इसमें एक्सपीरियंस का है भाई। कहां है एक्सपीरियंस? तुम एक चीज को रट रहे हो, रटने बार 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 बोल रहे हो, दैट इज मेमोराइजिंग। मेमोराइजिंग और लर्निंग में फर्क है। इस फर्क को हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम खत्म करता जा रहा है, बट आई बिलीव हम इस बात को समझेंगे और आगे से ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है? तो लर्निंग के इलस्ट्रेटिव होते हैं, मतलब लर्निंग जब हो रही होती है ना, तो वहां पर हमें दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए? हाँ, वहां हमें दिखने चाहिए चेंजेस। कैसे चेंजेस? जो कि रिलेटिवली परमानेंट है। और क्यों आएंगे वो चेंजेस? दीज चेंजेस अकर ड्यू टू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। तो ये कीवर्ड्स आ गए हमारे डेफिनेशन के, है ना? तो क्या डिफाइन डेफिनेशन बनी हमारी? लर्निंग कहते हैं ऐसे चेंजेस को जो कि रिलेटिवली परमानेंट होते हैं। जो क्यों आते हैं हमारे अंदर चेंजेस, क्यों होते हैं? क्योंकि हमने किसी चीज को एक्सपीरियंस किया या प्रैक्टिस करी है। आज मुझे गाड़ी चलाने आता, ठीक है, मैंने भाई गाड़ी एक्सपीरियंस करी, मैंने गाड़ी हाथ में पकड़ी, एक्सपीरियंस करी, मैंने उसकी प्रैक्टिस करी, आ गई गाड़ी चलानी। दैट इज लर्निंग, राइट? रट्टाफिकेशन लर्निंग थोड़ी है, ये लर्निंग है। बचपन में बोलना नहीं आता था, बोलना सीखा, आज बोल पा रहे हैं, आराम से बोल पा रहे हैं, दैट इज लर्निंग। सो रिलेटिवली परमानेंट चेंज दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। ये हो गई हमारी डेफिनेशन। आई होप ये आपको समझ आया होगी चीजें। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, फीचर्स ऑफ लर्निंग। फीचर ऑफ लर्निंग क्या होता है? फीचर ऑफ लर्निंग मतलब लर्निंग में कुछ बेसिक फीचर है, पहले दो हम ऑलरेडी कवर कर भी चुके हैं, आपको खुद समझ आएगा, देखना। द वेरी फर्स्ट फीचर ऑफ लर्निंग इज दैट इट ऑलवेज इन्वॉल्व्स सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। लर्निंग में हमेशा कोई ना कोई एक्सपीरियंस इन्वॉल्व होता ही है। फिर बिहेवियरल चेंजेस दैट अकर ड्यू टू लर्निंग आर रिलेटिवली परमानेंट। ऐसा नहीं बोल रहे कि कभी भी नहीं भूल सकते हैं, पर हाँ, लगभग परमानेंट वो हो जाते हैं। जैसे चलना, क्या भूल जाओगे? नहीं ना, बट फिर भी ये भी नहीं बोल सकते कि कभी भी नहीं भूलेंगे भाई। तो हम कह रहे हैं रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस। जैसे मैंने गाड़ी चलानी सीखी, अगर बहुत साल लगातार 10 साल गाड़ी नहीं चलाई तो हो सकता है भूल जाऊं, इसलिए हम एग्जैक्ट बात नहीं करते, हम बोल रहे हैं रिलेटिवली, लगभग परमानेंट चेंजेस को लर्निंग कहा जाता है। देन थर्ड पॉइंट आता है, लर्निंग इन्वॉल्व सीक्वेंस ऑफ साइकोलॉजिकल इवेंट्स। इसका क्या मतलब है कि जब भी लर्निंग हो रही होती है ना, तो आपके माइंड में बहुत सारे इवेंट्स चल रहे होते हैं। सीक्वेंस ऑफ मतलब बहुत सारे एक के बाद एक के बाद एक इवेंट चलते हैं, माइंड के अंदर होते हैं, फिर जाके लर्निंग होती है। जस्ट फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं है कि आपने गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ा और आप सीख गए, ऐसा नहीं है। बहुत सी चीजें माइंड के अंदर होंगी, उसके बाद आप लर्निंग कर पाएंगे। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, हम पहले चीज के इंफॉर्मेशन के प्रति अवेयर होना पड़ेगा, अवेयर के बाद उसको अटेंड करेंगे, अटेंड के बाद उसे प्रोसेस करेंगे, फिर जाके अपने दिमाग में स्टोर करेंगे। तो ऐसे बहुत से सीरीज ऑफ साइकोलॉजिकल इवेंट्स, इट टेक्स प्लेस, ओनली देन यू लर्न समथिंग इन योर माइंड। आफ्टर दैट फोर्थ पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है? लर्निंग इज एन इन्फर्ड प्रोसेस। बहुत ध्यान समझना, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लर्निंग एक इन्फर्ड प्रोसेस है। क्या मतलब होता है इसका बताऊंगा आपको। एंड इज डिफरेंट फ्रॉम परफॉर्मेंस। एक एग्जांपल देता हूं। मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि ना, तुम्हारे नंबर कभी भी तुम्हारी नॉलेज को नहीं दर्शाते हैं, है ना? नंबर नॉलेज को नहीं दर्शाते हैं। क्यों? इसका रीजन है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये डेफिनेशन नहीं बोल रही है मैं, आई मीन ये पॉइंट फोर्थ फीचर ऑफ लर्निंग में बता रहा है कि लर्निंग को सिर्फ समझा जा सकता है, लर्निंग को डायरेक्टली कोई नहीं देख सकता। इन्फर्ड मतलब जिस चीज को किसी दूसरी चीज के थ्रू ही जज किया जाए, ऐसी चीजों को इन्फर्ड कहा जाता है। कि इसको तो भाई इन्फर करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, अपने आप सीधी सीधी तो लर्निंग दिख नहीं सकती है। मैं कह रहा हूं जी, मुझे गिटार बजाना आता है, तुम कैसे मानोगे कि मुझे गिटार बजाना आता है? जब तक मैं तुम्हें परफॉर्म करके नहीं दिखाऊंगा, तुम्हें कैसे पता चलेगा इसको सही में आता है या नहीं आता? समझ रहे हो? सो बहुत ही फोकस के साथ यहां पर आराम से अब टिक कर वीडियो को देखना। हम अपने पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चल रहे हैं, दैट इज क्लासिकल कंडीशनिंग। लेट्स स्टार्ट। देखो, क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है? क्लासिकल कंडीशनिंग, इसमें ना मैं तुम्हें पहले एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग से इसका एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। वो चालू क्यों हुआ, शायद तुम लोगों को पता होगा, डॉग वाला एक्सपेरिमेंट, बट उसका एक बेस समझो। मैंने कहीं ये स्टोरी पढ़ी थी किसी अपनी बुक में, मुझे याद है मास्टर्स की मेरी किसी बुक में ये मेंशन था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। इवान पेवलोव को क्या शौक था कि एक कुत्ते को पकड़ के लाएंगे, उसके उसके मुंह में हम सर्जरी करके वो सलाइवा वाला बॉक्स फिट कर देंगे,
ये सब उसने क्यों किया? उसने बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज ऑब्जर्व करी अपने आसपास। उसने देखा यार, ये जो मेरा डॉग है, उसके घर में मतलब एक डॉग तो उसका पेट था। उसने देखा उसके सामने खाली प्लेटें पड़ी थी। अब एक हुआ होगा कुछ ऐसा कि वो खाना वाना डालना भूल गया होगा डॉग को एक आध बार। तो फिर उसने देखा बेचारे के सामने खाली प्लेट पड़ी है, लास्ट टाइम का खाना खाया हुआ उसका पड़ा है, अगली बार खाना खाने का टाइम हो गया और डॉग के मुंह में पानी आ रहा है वो खाली प्लेट को देख के। अब उसका तो बेचारे का खाने का टाइम हुआ है, उसे भूख लग रही है, तो वो खाली प्लेट को देखकर ही सेलिवेट करना स्टार्ट कर देता है डॉग। इस चीज को देखकर उसका दिमाग हिल गया। उसने बोला 1 मिनट, ये क्या हो रहा है भाई? मुंह में पानी तो खाना देख के आता है, ये प्लेट देख के मुंह में पानी क्यों आ रहा है? यहां से उसके दिमाग में एक आइडिया आया, अरे भाई साहब, इसका मतलब ये है कि हम किसी भी इंसान को कुछ भी सिखा सकते हैं। उसने उतनी सी चीज से एक चीज समझ ली और उसको दुनिया को प्रूफ करने के लिए पूरी अपनी थ्योरी बनाई। कहता है क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब है, अब ध्यान से सुनना, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इवान पेवलोव बताने की हमें कोशिश कर रहा है। इवान पेवलोव ने कहा, अगर आप स्टिमुलस वन को, मतलब किसी भी एक चीज को, टेक्निकली उसे स्टिमुलस कहा जाता है, एनीथिंग इन द एनवायरमेंट, अगर हम स्टिमुलस वन को स्टिमुलस टू के साथ एसोसिएट कर दें, इन दोनों स्टिमुलस के बीच एसोसिएशन क्रिएट करने की कोशिश करें, तो क्या होता है? जो रिस्पॉन्स स्टिमुलस वन प्रोड्यूस करती है ना, वही सेम रिस्पॉन्स धीरे धीरे स्टिमुलस टू प्रोड्यूस करना चालू कर देती है। और आयरनी इज कि अगर स्टिमुलस वन हटा भी दी जाए तो फिर क्या होता है? जो सेम रिस्पॉन्स स्टिमुलस वन प्रोड्यूस करती थी, वही सेम रिस्पॉन्स स्टिमुलस टू प्रोड्यूस करना चालू कर देती है। अब जो मैंने अभी टेक्निकली आपको समझाया, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके इस एक्सपेरिमेंट के साथ रिलेट करके समझने की कोशिश करते हैं कि असल में इवान पेवलोव ने किया क्या था। देखो, यहां आपको इमेज दिख रही है स्क्रीन पर, इधर मैं आपको बता रहा हूं। देखो क्या हुआ, फूड है हमारा स्टिमुलस वन, मतलब अनकंडीशन स्टिमुलस। अनकंडीशन क्या होता है? मतलब बिफोर द एक्सपेरिमेंट की, जब तक हमने कुछ छेड़छाड़ उसमें नहीं करी है, तो अनकंडीशन स्टिमुलस हो गया फूड। फूड को देख के जो रिस्पॉन्स पैदा होता है, वो रिस्पॉन्स क्या होता है भाई? सलाइवा मुंह में आता है, खाने को देख के तो सलाइवा मुंह में पानी आता ही है। ये भी हो गया हमारा अनकंडीशन रिस्पॉन्स। तो अनकंडीशन स्टिमुलस से आता है नॉर्मल रिस्पॉन्स, तो मतलब ये तो नेचुरली हो ही रहा था। इवान पेवलोव ने क्या चुनौती दी थी? इवान पेवलोव ने कहा था, हाँ भाई, किसी को भी कुछ भी सिखा सकते हैं हम। मैं क्या करूंगा, इधर बेल बजाऊंगा, इधर घंटी बजाऊंगा, उधर डॉग के मुंह में पानी आ जाएगा। मजाक नहीं, आया भी था। सोच के देखो, घंटी बजाने पर डॉग के मुंह में पानी आ गया। कैसे किया उसने? देखो, उसने किया, फूड को एसोसिएट कर दिया स्टिमुलस टू मतलब बेल के साथ। अब उसने क्या किया? सिंपल सी काम करा, हर बार जब भी उसको खाना देना, तो खाना देने से कुछ समय पहले घंटी बजा दी। जैसे बेल बजी, ले भाई खाना आ गया, बेल बजी, ले भाई खाना आ गया, बेल बजी, थोड़ा, ले भाई खाना आ गया। ऐसे किया तो क्या हुआ? दोनों के बीच हो गई एसोसिएशन। डॉग को पता चला जब जब बेल बजेगी तब तब खाना मिलता है। तो फिर हमने क्या मतलब देखा, क्या क्या चीज हमने देखी कि एक बार ऐसा हुआ, बेल तो बजाई, खाना दिया ही नहीं। बेल बजाई, खाना नहीं दिया, तब भी उसके मुंह में सलाइवा प्रोड्यूस हुआ उसी क्वांटिटी में जितना हमेशा फूड को देखकर होता था। यहां क्या हो रहा है? जो मैंने बताया वही तो हो रहा है कि स्टिमुलस वन और स्टिमुलस टू के बीच एसोसिएशन क्रिएट करी, मतलब फूड और बेल के बीच एसोसिएशन बना दी आपने, और फिर जो रिस्पॉन्स स्टिमुलस वन से आता था, वही सेम रिस्पॉन्स अगर स्टिमुलस वन हट भी जाए, तो स्टिमुलस टू मतलब बेल भी वही सेम रिस्पॉन्स पैदा करने के लिए कैपेबल हो जाएगी। इस चीज से इतनी बड़ी चीज ये बंदा समझा गया, इवान पेवलोव दुनिया को समझा गया कि हम किसी भी इंसान को कुछ भी सिखा सकते हैं। और ये तो इनवॉलंटरी एक्शन है। क्या मुंह में सलाइवा आना आपके हाथ में है? खुद सोच के सलाइवा प्रोड्यूस करते हो? नहीं, इनवॉलंटरी चीजें तक एक इंसान को सिखाई जाती हैं। सो फूड इज द अनकंडीशनड स्टिमुलस, यूएस जिसको हमने बोला। उसके साथ सलाइवा, मतलब फूड से सलाइवा आता है, अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ अनकंडीशनड रिस्पॉन्स होता है। अब आफ्टर कंडीशनिंग, जब हमने उसको कंडीशन कर दिया, तब क्या हुआ? सेलिवेशन स्टार्टेड टू अकर इन द प्रेजेंस ऑफ साउंड ऑफ अ बेल। बेल से ही सलाइवा आने लगा। द बेल बिकम्स द कंडीशनड स्टिमुलस। अब बेल बन गई कंडीशनड स्टिमुलस, मतलब जिसमें हमने छेड़खानी करी है, लाइक आई मीन आफ्टर कंडीशनिंग ना, हम यही तो सिखा रहे हैं। तो हमने क्या कहा? कंडीशनड स्टिमुलस से कंडीशनड रिस्पॉन्स, मतलब सलाइवा की सिक्रीशन, सलाइवा मुंह में आना चालू हो गया। दिस काइंड ऑफ कंडीशनिंग इज कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग। ऐसी कंडीशनिंग को जहां दो चीजों को आपस में एसोसिएट करके
हम एक इंसान को कोई नया रिस्पॉन्स सिखाने की कोशिश करते हैं, इसे क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है और इसे एसएस लर्निंग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं एसएस, समझ आ रहा है? एसएस स्टिमुलस 1 स्टिमुलस 2 दो को रिलेट किया, तो दैट इज ऑल, ये इसका बेसिक आइडिया था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिटरमिनेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, कि किन चीजों पर डिपेंड करता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग हो पाएगी या नहीं, तो वो इन चीजों पर डिपेंड करता है। मुझे बेल तो नहीं मिली, फूड हम इसको इमेजिन कर सकते हैं। देखो टाइम रिलेशन है, जिन दो स्टिमुलस को आपस में एसोसिएट कर रहे थे ना, उन दो स्टिमुलस को कैसे एसोसिएट कर रहे हैं, क्या टाइम रिलेशन दोनों के बीच में हम लेके चल रहे हैं, ये तुम्हारे टेक्निकल वर्ड्स मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिए हैं। इन चारों टाइम रिलेशन में से सबसे बेस्ट किसको पाया गया है? डिलेड कंडीशनिंग को बेस्ट पाया गया। ध्यान से समझना क्या हो रहा है। साइमल्टेनियस का क्या मतलब होता है? साइमल्टेनियस मतलब सीएस क्या है? सीएस है बेल, यूएस है फूड, अनकंडीशनल स्टिमुलस इज फूड, सीएस इज बेल। बेल बजी, साथ ही खाना दे दिया, बेल बजना स्टार्ट हुई खाना, बेल बजना स्टार्ट हुई खाना, टन टन खाना, टन टन खाना, दैट इज साइमल्टेनियस। ये अच्छी नहीं थी। ट्रेस कंडीशनिंग सेकंड, इसमें क्या था भाई? बेल बज के खत्म हो गई, फिर खाना आया, बेल बजी खत्म हो गई, फिर खाना आया, दैट इज ट्रेस। ये भी अच्छी नहीं थी। और एक आती है बैकवर्ड, ये तो बिल्कुल ही उल्टी है। खाना पहले चले गया, बेल बाद में बज रही है, दैट इज बैकवर्ड। सबसे बेस्ट है डिलेड कंडीशनिंग, बेल बजनी चालू हुई और कुछ समय बाद खाना आ गया, जब खाना आ गया उसके बाद बेल बजनी खत्म हुई। मतलब ट्रेस और इसमें क्या फर्क है? ट्रेस में बेल बज के खत्म हो गई, फिर खाना गया, पर डिले में क्या हो रहा है? बेल बजी और लो भाई खाना आ गया, और जब खाना पहुंच गया फिर हमने बेल बंद कर दी उसके बाद। सो ट्रेस में बेल पूरी बज के खत्म हो गई, फिर खाना दिया गया, और डिलेड में क्या हुआ? हमने खाना तो दिया बट बेल जब तक बज रही है तभी दे दिया। इनमें से बेस्ट कौन सी है भाई? डिलेड कंडीशनिंग। दैट इज ऑल फॉर द डिटरमिनेंट्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है, मतलब अगला जो डिटरमिनेंट है, दैट इज द टाइप्स ऑफ अनकंडीशनल स्टिमुलाई। कैसी स्टिमुलाई को आप रिलेट कर रहे हो उस पे भी डिपेंड करता है। देखो, एक होती है एपिटेटिव नेचर की स्टिमुलाई, एक होती है अवर्सिव नेचर की स्टिमुलाई। एपिटेटिव मतलब अच्छी, एपिटेटिव मतलब जो अपनी तरफ खींचती है, जो अप्रोच रिस्पॉन्स पैदा करती है। जैसे मनी, मनी क्या होगी? मनी अच्छी चीज है भाई, मनी अपनी तरफ आकर्षित करती है, खींचती है। तो अप्रोच रिस्पॉन्स कौन एलिसिट करता है? एपिटेटिव नेचर की स्टिमुलाई अप्रोच रिस्पॉन्स एलिसिट करवाती है, और अवर्सिव वाली अपने आप से दूर, अवॉइड रिस्पॉन्स एलिसिट करवाती है। सिंपल बात है, इधर कोई चीज थप्पड़ से बचना चाहोगे या खाना चाहोगे? थप्पड़ से बचना चाहेंगे, पैसा सबको चाहिए, तो पैसा हो गया, मनी हो गया, एपिटेटिव अप्रोच रिस्पॉन्स अपनी तरफ खींचते हैं, अप्रोच रिस्पॉन्स करवाते हैं एपिटेटिव, और अवर्सिव वाले अपने से दूर भगाते हैं, अवॉइड रिस्पॉन्स हमारे अंदर करवाते हैं। देन आता है इंटेंसिटी ऑफ कंडीशन स्टिमुलाई। इसका क्या मतलब है कि क्या इंटेंसिटी है, किस इंटेंसिटी की कंडीशन स्टिमुलाई तुम ले रहे हो। मतलब अगर इसी केस में बेल बहुत ही धीमी सी बजती तो भी शायद वो जल्दी नहीं सीखता। तो इन शॉर्ट, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी हो उतना ज्यादा अच्छा लर्निंग हो पाएगी। हमारी स्टिमुलस की इंटेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए ना, उसमें थोड़ा वजन होना चाहिए, दम होना चाहिए, इंटेंसिटी मतलब होनी चाहिए। और टाइप वन के स्टिमुलाई में पाया गया था कि जल्दी हम अवर्सिव चीजों से सीख जाते हैं, मतलब रेदर देन की अच्छी चीजों से सीखना, बुरी चीजों को छोड़ना एक इंसान जल्दी सीखता है रेदर देन अच्छी चीजों को पाना। समझ रहे हो? तो एपिटेटिव के कंपैरिजन में जल्दी लर्निंग होती है इन द केस ऑफ अवर्सिव वाले स्टिमुलस, ये पाया गया है। और बाकी टाइम रिलेशन तुम्हें समझ आ चुका है, इनमें से बेस्ट था हमारा डिलेड वाला। ठीक है भाई, ये थे हमारे डिटरमिनेंट। इन डिटरमिनेंट्स पे डिपेंड करती है कि क्लासिकल कंडीशनिंग होगी या नहीं होगी। अभी तक आप समझ चुके हैं कि एक इंसान को इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्सेस, मतलब ऐसे रिस्पॉन्सेस जो हमारे अपने हाथ में नहीं होते, अपने कंट्रोल में नहीं होते हैं, वो कैसे सिखाए जाते हैं। तो हमें इवान पेवलोव ने बता दिया जी, दो चीजों को आपस में एसोसिएट करके आप उसको कोई भी इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स सिखा सकते हैं। अब बीएफ स्किनर ने एक और बड़ी चीज दुनिया को बताई। उसने बोला भाई इनवॉलेंटरी तो तेरे अपने हाथ में नहीं है, मैं तुझे ये कह रहा हूं, हम किसी भी इंसान को, किसी भी जानवर को जो रिस्पॉन्सेज वो अपनी इच्छा से करता है ना, ऐसे रिस्पॉन्सेज भी हम उसके दिमाग में प्लांट कर सकते हैं, उसको सिखा सकते हैं। मतलब कि इवान पेवलोव ने वहां इनवॉलेंटरी बताया, और बीएफ स्किनर हमें बता रहा है एक इंसान को वॉलेंटरी रिस्पॉन्सेज, जो रिस्पॉन्सेज उसके अपने हाथ में होते हैं, उसके अपने कंट्रोल में होते हैं, वो रिस्पॉन्सेज कैसे सिखाए जाते हैं, इसके एक्सपेरिमेंट से हम समझेंगे। और एक लॉजिक समझो, इसीलिए इसको ना ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा जाता है। जो शब्द होता है ना ऑपरेंट, ऑपरेंट मतलब जब आप ऑपरेट कर रहे हो अपनी इच्छा से, तो ऑपरेंट शब्द का मतलब ही है, रीड इट करो डेफिनेशन, ऑपरेंट्स आर रेफर टू दोज बिहेवियर्स, और ये ऑफ नहीं है, और लिखा है, और रिस्पॉन्सेज
which are emitted by animal और human voluntarily या under their control। तो ऐसे रिस्पॉन्सेज जो उनके अपने कंट्रोल में है उनको भी हम उन्हें सिखा सकते हैं कैसे इसके एक्सपेरिमेंट को देखो। देखो आपको अपनी स्क्रीन पे ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इसमें क्या हुआ था यहाँ मैं आपको समझाता हूँ। उधर डायग्राम भी बनाया बट इधर देखो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट फिर भी आई विल ट्राई माय बेस्ट। दो सिनेरियो में समझेंगे, दो सिनेरियो में बहुत बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। क्या बोल रहा है बीएफ स्किनर? बीएफ स्किनर ने कहा किसी भी इंसान को कोई चीज सिखानी है ना, पता है वो कैसे सीख सकता है। पहली कंडीशन उसने दी, दो कंडीशन दी थी। पहली कंडीशन कह रहा है कि वो इंसान ना किसी भी चीज के लालच में कुछ चीज सीख जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल उसने क्या किया, उसने एक चूहा पकड़ा। लेट्स से ये एक चूहा है, मैंने बताया था मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, इमेजिन कर लो ये चूहा है। अब ये चूहा एक पिंजरे में बंद है। अब पिंजरे में है एक लीवर, लीवर मतलब कोई बटन है ना, एक दिया हुआ है उसको, भाई इसको खींच दियो तो हम खाना दे देंगे। तो यहां पर उसकी है फूड की प्लेट, यहां है उसका फूड, यहां फूड आता है। तो अब क्या हुआ, इसको चूहे को भूख लगेगी तो तड़पेगा बेचारा, इधर उधर घूमेगा। चूहे को जैसे ही भूख लगी वो कभी इधर टकराए उधर टकराए इधर टकराए और गलती से टकरा गया लीवर से। लीवर से टकराया, लीवर दब गया, इधर हमने उसको खाना दे दिया। लीवर से टकराया, लीवर दबा, खाना दे दिया। एक दो बार तो बेचारे को समझ नहीं आया। जैसे ही इसके साथ ये तीन चार बार हुआ ये समझ गया। ये कहता अच्छा बेटे, मतलब मुझे जब जब भूख लगेगी अब तड़पने की जरूरत नहीं है। फिर हमने क्या नोटिस किया, उसने इधर उधर जाना बंद कर दिया। चूहे ने क्या किया, चूहा जैसे ही उसको भूख लगती थी वो सीधा जाता था और लीवर को दबाता था और उसको खाना मिल जाता था। क्या हो रहा है यहां पर समझ रहे हो? एक चूहे को सिखा दिया भाई, चूहे को ये सिखा दिया कि जब भूख लगे ये दबा तुझे खाना दे देंगे। दैट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग। प्लस उसने बोला ये तो हो गया थ्रू पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ये हमने उसको कैसे सिखाया है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के थ्रू। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यहां पर कहां दिख रही है तुम्हें? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है जब चूहे को एक बिहेवियर हम सिखाना चाहते हैं विद एनी टाइप ऑफ लालच इन द माइंड कि भाई तू ये करेगा ना तुझे कुछ पॉजिटिव मिल जाएगा। क्या बोला मैंने? तू एक रिस्पॉन्स कर, हम तुझे कुछ पॉजिटिव दे देंगे। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो ये हो गया पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के थ्रू आप किसी इंसान को कोई चीज सिखा सकते हो। दूसरा इसने हमें क्या बताया, दूसरा केस इसने बताया एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी होती है। और इसको पनिशमेंट समझने की गलती मत करना। पनिशमेंट अलग है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट अलग है। कई सारे लोग ये फर्क को समझ ही नहीं पाते हैं। कोई बात नहीं, अभी मैं अपनी तरफ से ट्राई करूंगा बट अगर तुम ना भी समझ पाओ तो 12th में समझ जाओगे, डरना मत। बट थोड़ा सा क्योंकि डिटेल्ड टॉपिक है तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो भाई नेगेटिव क्या होता है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या हुआ, हमने दोबारा से कोई चूहा पकड़ा। अब हमने क्या किया, इस चूहे को पिंजरे में बंद किया, फिर वही लीवर था पर थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट डाल दिया। इसके नीचे इसके पैरों में हमने बिछा दी करंट की तारें। मतलब ऐसे इलेक्ट्रिक शॉक्स इसको दिए गए नीचे इलेक्ट्रिक रॉड्स के थ्रू कि बेचारा तड़प ही जा रहा है यार, उसको करंट लग रहा है। ऐसे इन ह्यूमन एक्ट किया करते थे साइकोलॉजिस्ट। अब ये तड़प रहा है तो इसने क्या किया, कभी इधर टकराया कभी उधर टकराया, लीवर से टकराया तो क्या हुआ, करंट बंद हो गया। ध्यान से समझना इस बात को, लीवर से टकराया करंट बंद हो गया। तो यहां हमें क्या समझ आया, चूहे को धीरे धीरे समझ आ गया, एक दो बार में ही समझ आ गया यार, मतलब मेरा करंट कब छूटेगा, मुझे करंट से राहत कब मिलेगी, जब मैं लीवर को दबा दूंगा। तो फिर अब धीरे धीरे हमने अगेन क्या नोटिस किया, चूहा इधर उधर नहीं गया। जैसे ही करंट आता था तो चूहा क्या करता था, सीधा लीवर को दबाता था और करंट रुक जाता था। तो चूहा लीवर दबाना क्यों सीखा, चूहा लीवर को दबाना सीखा इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ दैट इलेक्ट्रिक करंट। वर्सेस पहले केस में क्या हो रहा था, पहले केस में चूहा लीवर को दबाना क्यों सीख रहा था, इन ऑर्डर टू गेट फूड। तो क्या बोलना चाह रहा है बीएफ स्किनर, बीएफ स्किनर तुम्हें समझाना चाह रहा है कि भाई आप किसी भी इंसान को कोई भी बिहेवियर सिखा सकते हो इन दो कंडीशंस के थ्रू। या तो कोई इंसान कुछ अच्छी चीज पाने के लिए कोई बिहेवियर सीखने को राजी होगा, या फिर कोई इंसान किसी बुरी चीज से छुटकारा पाने के लिए किसी नए बिहेवियर को सीखेगा। तो मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल इसका देता हूं। तुम लोगों ने मोमोज जो खाना सीखा है ना, तुमने मोमोज खाना सीखा है थ्रू पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट समझ आ रहा है कैसे? मोमोज खाने से मिलता है स्वाद, टेस्ट, प्लेजर। तो हम मोमोज खाने का बिहेवियर क्यों सीख पाए,
पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के थ्रू, क्योंकि मोमोज खाने से प्लेजर मिलता था, कुछ अच्छा मिलता था, हमने मोमोज खाना सीख लिया। वर्सेस पैरासिटामोल या कोई भी दवाई, क्यों खाते हैं? पीसीएम टैबलेट खाते हो जब दर्द होती है? क्यों खाते हैं हम दवाइयां? इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ द पेन। पेन से छुटकारा पाने के लिए दवाइयां खानी सीखी, और मजे के लिए, प्लेजर के लिए, स्वाद के लिए मोमोज या केक पेस्ट्री खानी हमने सीखी। तो कोई भी इंसान वॉलेंटरी रिस्पॉन्सेस को कैसे सीखता है? थ्रू पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट टू गेट समथिंग पॉजिटिव, और थ्रू नेगेटिव रीइंफोर्समेंट टू अवॉइड समथिंग negative. We learn anything, right? So that is how B.F. Skinner explained the operant conditioning by using the concepts of पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। वही सब आपके सामने यहां पर मेंशन्ड है। अब जो मैंने आपको समझाया उसको लिखना कैसे है, पूरा एक्सपेरिमेंट यहां पर इंग्लिश में एक्सप्लेन्ड है, आसान शब्दों में एक्सप्लेन्ड है। जितना जितना नीडेड है उतना मैंने आपके लिए लिखा है, इसको रीड करना तो मैं सब कुछ समझ आएगा। एज द नंबर ऑफ ट्रायल्स इंक्रीजेस द रैट टेक्स लेसर एंड लेसर टाइम टू प्रेस द लीवर फॉर द फूड, है ना, मतलब धीरे धीरे रैट सीख रहा था कि सीधा लीवर को दबाना है और मुझे फूड मिल जाएगा। कंडीशनिंग इज कंप्लीट व्हेन द रैट प्रेसेस द लीवर इमीडिएटली आफ्टर इट इज प्लेस्ड इन द चैम्बर। जैसे ही उसको चैम्बर में रखा, अब उसको भूखा तो वो पहले ही था, भूखे रैट को चैम्बर में रखा, अब उसने सीख लिया है, सीधा जाके लीवर दबाया, हाँ भाई खाना दे, मतलब हमारी लर्निंग कंप्लीट हो चुकी है, चूहा सीख गया है लीवर प्रेस करने का बिहेवियर। सो लीवर प्रेसिंग इज एन ऑपरेंट रिस्पॉन्स एंड गेटिंग फूड इज इट्स कॉन्सिक्वेंस, राइट? उस कॉन्सिक्वेंस को पाने के लिए वो रिस्पॉन्स करता है। दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज ऑल्सो कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इंस्ट्रूमेंटल मतलब वो अपने रिस्पॉन्स को एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है इन ऑर्डर टू गेट समथिंग, है ना, वो एक अपने रिस्पॉन्स को एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे आरसी, रिस्पॉन्स और कॉन्सिक्वेंस की लर्निंग, कि एक रिस्पॉन्स हम करते हैं उसके कॉन्सिक्वेंस के हिसाब से, कि मैंने एक रिस्पॉन्स किया, मुझे कुछ अच्छा कॉन्सिक्वेंस मिला, या फिर मैंने रिस्पॉन्स किया तो मुझे कुछ बुरे कॉन्सिक्वेंस से छुटकारा मिल गया। इस वजह से एक इंसान किसी भी चीज को सीखता है। अब जैसे हमने क्लासिकल में डिटरमिनेंट पढ़े थे, वैसे ही डिटरमिनेंट्स यहाँ ऑपरेंट के भी हैं। तो कौन कौन से डिटरमिनेंट यहाँ पर हम पढ़ेंगे? देखो, मतलब ये वाली कंडीशनिंग होगी, ऑपरेंट वाली होगी या नहीं होगी, किस पे डिपेंड करेगा? पहले तो इस पे कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है या नेगेटिव, है ना, इस पे डिपेंड करेगा। कितनी बार उसको वो ट्रायल हम दे रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। कैसी क्वालिटी है हमारे रीइंफोर्सर्स की, कैसा रीइंफोर्सर दे रहे हैं। बासी सा फूड दोगे तो वो क्यों क्यों खाना चाहेगा भाई? क्वालिटी भी मैटर करती है रीइंफोर्सर की। फिर उसके बाद स्केड्यूल कैसा है, स्केड्यूल अभी आप पढ़ोगे, बताऊंगा आपको क्या होता है। तो ये सारे फीचर इन्फ्लुएंस करते हैं कोर्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग को, कि कितनी बार करानी पड़ेगी, या मतलब होगी नहीं होगी ये कंडीशनिंग सक्सेसफुल, उसको सीख पाएगा नहीं, वो इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। तो पहला डिटरमिनेंट आता है टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट यूज्ड। मैंने आपको बताया दो तरह की रीइंफोर्समेंट, वही देखो यहाँ पे अब लिखी है इंग्लिश में, आप बहुत आसानी से को समझ पाएंगे अब अगर आपको मेरी बातें समझ आई हैं। टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इन्वॉल्व स्टिमुलाई दैट हैव प्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस। पॉजिटिव में ऐसी स्टिमुलाई होती हैं जो हमें अच्छा कॉन्सिक्वेंस देती हैं। फूड एक अच्छा कॉन्सिक्वेंस दे रहा है, प्लेजर दे रहा है हमें, है ना। They strengthen the response that have caused them to occur, मतलब जिस वजह से वो कॉन्सिक्वेंस हुआ है, जिस वजह से कॉन्सिक्वेंस हुआ है, वो वाला रिस्पॉन्स स्ट्रेंथन हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? जिस वजह से कॉन्सिक्वेंस हुआ, जिस वजह से खाना मिला, क्यों मिला था? लीवर दबाने से। तो लीवर दबाने का रिस्पॉन्स स्ट्रेंथन हो जाएगा, क्योंकि उसकी वजह से हमें वो कॉन्सिक्वेंस मिला था, वो अकर हुआ था, फूड हमारे पास आया था। रिस्पॉन्सेज दैट लीड एन ऑर्गेनिज्म टू गेट रिड ऑफ पेनफुल स्टिमुलाई or to avoid or escape from them provides negative reinforcement। अब हम क्या बोल रहे हैं? ऐसे रिस्पॉन्सेज जिससे कुछ अच्छा मिलता है उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहा जाता है, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मतलब जिन रिस्पॉन्सेज को करके हमें किसी नेगेटिव चीज से छुटकारा मिल रहा है उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। दस नेगेटिव रीइंफोर्समेंट लीड्स टू लर्निंग ऑफ अवॉइडेंस एंड एस्केप रिस्पॉन्सेज। वहां पढ़ा था ना, अप्रोच रिस्पॉन्स और अवॉइडेंस रिस्पॉन्स। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट अपनी तरफ खींचती है, हम खाना मतलब खा रहे हैं उसके प्लेजर के लिए खा रहे हैं, बट हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में दवाइयों को उसके स्वाद की वजह से नहीं खा रहे हैं, हम दवाइयों को खा रहे हैं किसी चीज से छुटकारा पाने के लिए। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है नेगेटिव का, फॉर इंस्टेंस वन लर्न्स टू पुट ऑन वुलन क्लोथ्स और बर्न फायरवुड टू अवॉइड द अनप्लेजेंट कोल्ड वेदर। बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, क्या करते हैं? गर्म कपड़े पहन लेते हैं। गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं? इतने इतने मोटे मोटे वो, अच्छा, इनर पहन के घूम रहे हैं बच्चे, इतना भालू जैसी वो जैकेटें पहन के घूम रहे हैं, अगर अच्छी ना भी लगे तब भी पहननी पड़ती है, क्योंकि ठंड है। तो ठंड से बचने के लिए, इन ऑर्डर टू
अवॉइड दैट ठंड वी आर वियरिंग दैट स्वेटर या कुछ भी ऐसा। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, हाँ इस पे डिपेंड करता है। अगला, नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड अदर फीचर्स, मतलब कितनी बार हो रही है और उसकी क्वालिटी क्या है। तो जितने ज्यादा ट्रायल होंगे, जितनी बार उसको मौका दिया जाएगा, जितनी बार करंट छोड़ा जाएगा, उतनी 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 बार उतना अच्छा रिस्पॉन्स होगा। जितनी बार उसको फूड दिया जाएगा वो दबाने पे, उतनी अच्छी होगी। तो नंबर ऑफ ट्रायल पे डिपेंड करता है, कितनी बार वो करवा रहे हैं उसको, प्रैक्टिस करवा रहे हैं उस चीज की, और क्वालिटी कैसी है इस पे भी डिपेंड करता है। रीइंफोर्सर क्वालिटी है ना, जो चीज उसको देना उसकी क्वालिटी की बात है। देन नेक्स्ट डिटरमिनेंट आता है स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, जिसमें हम दो तरीके के स्केड्यूल पढ़ते हैं, कंटिन्यूअस या पार्शियल को कभी कभार इंटरमिटेंट भी कहा जाता है। देखो कंटिन्यूअस क्या होता है, कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट ऐसा स्केड्यूल है कि हम उसका ना फ्लो ब्रेक नहीं कर रहे। जब भी लीवर दबाया हर बार खाना दिया, लीवर दबाया खाना दिया, लीवर दबाया खाना दिया, लीवर दबाया खाना दिया, दिस इज कंटिन्यूअस। इंटरमिटेंट है कि लीवर दबाया खाना दिया, लीवर दबाया खाना नहीं दिया, लीवर दबाया खाना दिया, लीवर दबाया खाना नहीं दिया, लीवर दबाया खाना नहीं दिया, लीवर दबाया खाना दिया। कभी हम उसको कॉन्सिक्वेंस दे रहे हैं उसके रिस्पॉन्स का, कभी नहीं दे रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इंटरमिटेंट, या इसको कभी कभार पार्शियल कहा जाता है, कि कभी कभार हम रिस्पॉन्स उसको को रिवॉर्ड कर रहे हैं, कभी कभार नहीं करते हैं। तो इसमें बेस्ट कौन सी है, इसको इसको समझना पड़ेगा। अगर आप किसी को जल्दी कोई चीज सिखाना चाहते हो तो कंटिन्यूअस करनी पड़ेगी, अगर लॉन्ग टर्म तक सिखानी है तो पार्शियल अच्छी रहती है, क्योंकि उसके मन में ये भी रहता है कभी कभार मैं नहीं भी मतलब दबाऊंगा ना तो मुझे खाना नहीं भी मिलेगा, बट स्टिल वो दबाता है, बार बार दबाता है, ताकि अगली बार मुझे मिले। तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के लिए पार्शियल अच्छा होता है, इंटरमिटेंट को अच्छा माना गया है, पर क्विक रिजल्ट के लिए कंटिन्यूअस को अच्छा पाया गया है। देन द लास्ट डिटरमिनेंट इज डिलेड रीइंफोर्समेंट, और ये बुरी होती है। इसका सिंपल सा मतलब है कि उधर चूहा बेचारा पिंजरे में बैठा है, इधर बीएफ स्किनर अपना कॉमेडी शो देख रहा है, कुछ भी मूवी देख रहा है, और उधर बेचारा लीवर दबाई जा रहा है चूहा, और ये हंस रहा है, कह रहा है वाह बस्सी बहुत फनी है यार, अरे चूहे ने दबा दिया, हाँ ये ले भाई खाना। समझ रहे हो क्या हुआ यहाँ पे, उसने रिस्पॉन्स पहले ही कर दिया, आप इतने टाइम बाद जाके उसको रिवॉर्ड दे रहे हो, फिर थोड़ी वो सीखेगा। तो डिलेड रीइंफोर्समेंट नहीं होनी चाहिए, वही यहाँ पर लिखा है, इट इज फाउंड दैट डिले इन द डिलीवरी ऑफ रीइंफोर्समेंट लीड्स टू द पुअरर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब अगर आप ऐसे उसे सिखाओगे तो सही से सीख नहीं पाएगा। सो दैट इज ऑल फॉर दी ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब अभी तक आपको समझ आ चुका है क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब उसके बाद ये कुछ की लर्निंग प्रिंसिपल दिए हैं, मतलब कि कुछ ऐसे फैक्ट्स अबाउट लर्निंग जो हर टाइप की लर्निंग पे अप्लाई करते हैं, स्पेशली क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग पर। जैसे पहला है रीइंफोर्समेंट, और इसमें हम पढ़ेंगे रीइंफोर्सर्स के बारे में। रीइंफोर्समेंट के टाइप तो हमने पढ़ लिए, पॉजिटिव नेगेटिव। अब इस टॉपिक में हमें रीइंफोर्सर्स का बताया जाता है कि दो तरीके के रीइंफोर्सर होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब जो एक इंसान की इमीडिएट नीड को सेटिस्फाई करते हैं। प्राइमरी रीइंफोर्सर इज बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर एग्जांपल फूड। अगर चूहे को खाना दे रहे हैं तो वो जल्दी उस चीज को सीखेगा ना, क्योंकि वो चीज सीधी उसकी बायोलॉजिकल नीड को सेटिस्फाई कर रही है। इसको ऐसे समझो, सेकेंडरी होता है जो हमने सीखा है, जिसकी इंपॉर्टेंस हमने दुनिया में सीखी है, जैसे पैसा। क्या बच्चे को बचपन से पैसे की इंपॉर्टेंस पता है? नहीं पता ना। तो पैसा, मनी हमारे लिए सेकेंडरी रीइंफोर्सर हो जाएगा। प्राइमरी होता है फूड। एक है आप किसी को सीधा खाना दे रहे हो, जब इंसान को खाने की जरूरत है ना सीधा, तो वो पैसों से ज्यादा इंटरेस्टेड खाने में होगा, क्योंकि उसको पता है भाई भूख है, खाना दे दे पेट मिटेगा। तो प्राइमरी नीड्स, हमारी बायोलॉजिकल नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं प्राइमरी रीइंफोर्सर्स, और सेकेंडरी रीइंफोर्सर भी इनडायरेक्टली लिंक तो होते हैं हमारी प्राइमरी नीड से, बट वो इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं हमारी बायोलॉजिकल नीड को। जैसे मनी से फूड लोगे फिर खाना खाओगे, बट डायरेक्टली खाना मिल रहा है तो दैट इज योर प्राइमरी रीइंफोर्सर, राइट। तो रीइंफोर्समेंट वाले इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कितने तरीके के रीइंफोर्सर्स हम यूज कर सकते हैं अपनी किसी चीज को सिखाने के लिए। तो प्राइमरी रीइंफोर्सर हमेशा बेस्ट होते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली हमारी बायोलॉजिकल नीड को सेटिस्फाई करते हैं। और सेकेंडरी रीइंफोर्सर होते हैं जिसकी इंपॉर्टेंस हमने सीखी है दुनिया में, और वो भी समहाउ रिलेटेड होते हैं हमारी प्राइमरी नीड्स के साथ, बट इनडायरेक्टली, ठीक है। एक्सटिंक्शन क्या होता है? एक्सटिंक्शन कहा जाता है भूलने को, सिंपल। तो एक्सटिंक्शन का मतलब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है कि कभी कभार क्या होता है, मान लो हमने चूहे को एक रिस्पॉन्स तो सिखाया भाई, हमने उसको सिखाया, पर बहुत टाइम बाद जाके, आज से 4 साल बाद, उस सेम चूहे को आपने दोबारा पिंजरे में रखा और अब वो भूल गया। अब उसको याद नहीं है कि लीवर दबाने से ऐसे ऐसे फूड मिलता है। ये क्या होगा? दिस इज कॉल्ड एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्ट हो जाना मतलब भूल जाना, जो लर्न रिस्पॉन्स है उसको भूल जाना, उसकी फॉरगेटिंग हो जाना, दैट इज कॉल्ड एक्सटिंक्शन। ये कई बार लंबे टाइम डिले की वजह से हो जाता है, कई बार रीइंफोर्समेंट सही से नहीं मिलती तो भी एक्सटिंक्ट। तभी कहा जाता है कि
जो डिलेड कंडीशनिंग रीइंफोर्समेंट है वो नहीं देनी चाहिए, वरना वो भूल जाएगा। आप भूल ही गए कि उसने लीवर दबाया, उसको खाना दिया ही नहीं, या ऐसा कुछ भी हुआ है ना, कि उसको खाना नहीं मिल रहा, रीइंफोर्सर टाइम से नहीं मिल रहा, या लंबा समय हो गया, अब वो सब प्रैक्टिस किए। तो इन शॉर्ट एक्सटिंक्शन का सिंपल मतलब है किसी भी कारण से जब लर्न रिस्पॉन्स मतलब गायब हो जाता है, वहां से डिसअपियर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्सटिंक्शन। अगला आता है जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन। ये क्या होता है, ये बहुत ध्यान समझना। जनरलाइजेशन का मतलब होता है, इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है, कि हमने ना एक चूहे को सिखाया एक पर्टिकुलर बॉक्स में, अब उसको हमने उस वही सेम चूहे को किसी दूसरे बॉक्स में रखा जो कि सिमिलर था, सेम नहीं था, सिमिलर बॉक्स था, वहां रखा, वहां लीवर अलग तरीके का दिखता है, वो बॉक्स अलग तरीके का है। अगर वो चूहा अपनी पुरानी बॉक्स की लर्निंग को न्यू बॉक्स में जनरलाइज कर लेता है, नए बॉक्स में भी उसको शो करता है, दैट इज कॉल्ड जनरलाइजेशन। समझ रहे हो, इसको रीड करो तो मैं समझ आएगा। रिस्पॉन्डिंग सिमिलर टू अ सिमिलर स्टिमुलाई इज कॉल्ड जनरलाइजेशन। जब हम एक जैसी स्टिमुलाई में एक जैसा रिस्पॉन्स करते हैं, दैट इज जनरलाइजेशन। डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा, कि जब हम फर्क कर रहे हैं कि नहीं, ये वाले बॉक्स में तो मैंने सीख लिया, पर दूसरे बॉक्स में जाके मैं नहीं शो कर पा रहा हूं वो रिस्पॉन्स, दैट इज हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। इसको इसको एक सिंपल एग्जांपल से मैं समझाता हूं। एक छोटा बच्चा बियर्ड वाले लोगों से डरता है, ठीक है, मान लो मेरी भतीजी ही है, मेरे बड़े भाई की बेटी है, वो डरती है बियर्ड वाले लोगों से, रैंडम जितने भी बियर्ड वाले लोग हैं उनसे डरती है। अब अगर वो मुझसे भी डरे, वो एक पर्टिकुलर इंसान से डरती है बियर्ड वाले से, अब वो सब बियर्ड वाले लोगों से डर रही है, तो दिस इज जनरलाइजेशन। एक सिमिलर स्टिमुलाई पर सिमिलर अपना रिस्पॉन्स तुम शो कर रहे हो, जनरलाइजेशन। डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा, बाकी सबसे डरती है पर अपने पापा से या अपने चाचा से, मुझसे नहीं डरती है, बट हमारे अलावा बाकी सब बियर्ड वाले लोगों से वो डरती है। दैट इज कि वो डिस्क्रिमिनेट कर पा रही है कि हर बियर्ड वाला ऐसा नहीं है, हाँ ये वाले बियर्ड वाले लोगों से मैंने डरना है जी, इनसे नहीं डरना, समझ रहे हो। बट अगर वो एक रिस्पॉन्स को सब पर जनरलाइज कर दे, दैट इज जनरलाइजेशन। अब इसको रीड करना तो इजीली इसको समझ पाओगे। जैसे कि यहां पर क्या लिखा है, जनरलाइजेशन इज ड्यू टू द सिमिलैरिटी while discrimination in response is due to the differences. Occurrence of generalization means failure of discrimination. अगर आप जनरलाइज कर रहे हो मतलब आप फर्क नहीं कर पा रहे हो। तो एक इंसान को कोई चीज सिखाने का मतलब ये भी होता है कि कहां उस लॉजिक को अप्लाई करना है वर्सेस कहां उस लॉजिक को अप्लाई नहीं करना है, ये भी आपको आना चाहिए। तो एक ही चीज को जब आप हर जगह लागू कर देते हो, एक ही रिस्पॉन्स को हर सिमिलर जगह पे आप शो कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड जनरलाइजेशन। एक रिस्पॉन्स को किसी किसी जगह शो कर रहे हो, बाकी जगह नहीं शो कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या होती है, अब ये रिलेटेड है एक्सटिंक्शन के साथ। कोई चीज एक्सटिंक्ट हो गई थी, मतलब क्या था, हम उसे भूल गए हैं, वो डिसअपियर हो गया है वो रिस्पॉन्स। पर स्पॉन्टेनियस रिकवरी ये कहता है कि अगर आपने एक चीज पहले सीखी हुई है और फिर दोबारा उसकी लर्निंग, अगर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल स्पॉन्टेनियस रिकवरी आपको यहां समझ आएगा, मैंने जिस चूहे को सिखाया था उस सेम चूहे को 1 साल हो चुका है, अब वो मतलब भूल चुका है उस रिस्पॉन्स को, एक्सटिंक्ट हो गया वो रिस्पॉन्स लीवर दबाने का, मैं दोबारा उस चूहे को उठाकर 1 साल बाद पिंजरे में डाल रहा हूं, और इस बार उसको एक ही बार में या 2 बार में याद आ जाएगा दोबारा से वो लीवर प्रेसिंग वाला सिनेरियो, जहां पिछली बार उसको 6 ट्रायल लगे, 7 ट्रायल लगे, इस बार वो 1 या 2 में ही सीख जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिकवरी। कि जो चीज हम एक बार भूल जाते हैं ना, पर पहले दिमाग में होती है, उसको अगली बार बहुत जल्दी एक इंसान का दिमाग ग्रास्प कर लेता है, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिकवरी। सच अ रिकवरी अकर स्पॉन्टेनियसली, झटके से हो जाती है। दैट इज ऑल फॉर दी की लर्निंग प्रिंसिपल्स ऑल्सो। बाकी यहाँ पर अब एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार टीचर्स इस पर क्वेश्चन देती हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। वो भी मैंने आपके लिए अपने नोट्स में यहाँ मेंशन करके रख दिया है, तो इन नोट्स को जरूर चेक कर लेना। मेरी वेबसाइट पर ये नोट्स अवेलेबल है इन जस्ट ₹299। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो यार छोटा सा अमाउंट, तो आप इन नोट्स को पीडीएफ फॉर्म में ले सकते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। सो यहाँ पर ये डिफरेंस है क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट का, इसको आप एक बार पढ़ लेना। मेन डिफरेंस मैंने आपको बताया, क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है, हम सीखते हैं इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्सेज, और ऑपरेंट में हम वॉलेंटरी रिस्पॉन्सेज को सीखते हैं। क्लासिकल को एसएस लर्निंग कहा जाता है, 2 स्टिमुलस, और यहाँ रिस्पॉन्स और कॉन्सिक्वेंस। ऑपरेंट में रिस्पॉन्स और कॉन्सिक्वेंस की बात होती है, ठीक है।
अब हम अपने अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, दैट इज ऑब्जर्वेशन लर्निंग। बट इसको स्टार्ट करने से पहले छोटा सा आप एक ब्रेक ले लीजिए, मैं भी छोटा सा ब्रेक ले लूं, पानी वानी पीऊं, मैं भी काफी टाइम देर से लगातार बोल रहा हूं। सो आप ब्रेक लीजिए, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी सारी चीजें जो चैनल पर अवेलेबल है आप उसको देख सकते हैं। मैं सिर्फ यूट्यूब पर नहीं पढ़ाता हूं, मैं आपको लाइव ट्यूशन क्लास भी प्रोवाइड करता हूं। तो अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है तो आप मुझसे 12th में लाइव ट्यूशन क्लासेस भी ले सकते हैं, जैसे आपको ऊपर इस पट्टी पर दिख रहा होगा। आप एनरोल कर सकते हैं, अभी नहीं, मतलब अभी मार्च में आप मुझे मैसेज कर लेना, इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड देन हम 12th क्लास की जर्नी स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, अप्रैल से मैं आपको पूरा सिलेबस डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। Okay, that is all for the break time, guys. Now पूरा फोकस यहाँ पर बना के रखना, because we are going to discuss one of the most interesting and important topic here, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या होता है, ये एल्बर्ट बेंड्यूरा ने ना पूरी दुनिया को समझाया कि भाई जो तुम मीडिया देखते हो ना, वो मीडिया सबकॉन्शियसली तुम्हारे अंदर लर्निंग करवा रहा है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। मैं इस बात को मानता हूं, आज जो बच्चे, स्पेशली तुम्हारी एज वाले बच्चे, जितने भी ये गुंडागर्दी वाले गाने सुन रहे हैं ना, कॉलर खड़े करके और यूं करके चला रहे हैं, वो पापा वाली गाड़ी में ऐसी वाली फीलिंग ले रहे हैं कि भाई हमने तो दुनिया राज कर ली है, अब हम मार देंगे, काट देंगे। ये चीजें तुम्हारी मेंटेलिटी बनाती हैं, तुम्हारी लर्निंग बना रही हैं, ये चीजें तुम्हें वायलेंस की तरफ आकर्षित कर रही हैं। ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूं, ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का टॉपिक अगर तुम्हें समझ आ जाएगा ना, तुम खुद इस बात को एग्री करोगे। देखो क्या क्या बताया इसने, ऑब्जर्वेशन लर्निंग में एल्बर्ट बेंड्यूरा ने क्या किया था कि एक्सपेरिमेंट किया था। जो चीज मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, सब कुछ यहाँ पर रिटन फॉर्म में इजी लैंग्वेज में तुम्हारे लिए मेंशन किया गया है, एनसीईआरटी के मेन वर्ड्स है, ताकि आपको नंबर भी मिल जाए। इस तरीके से अगर लिखोगे तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे। देखो आप लिखोगे एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, एल्बर्ट बेंड्यूरा ने एक्सपेरिमेंट किया था। उसने ना कुछ बच्चों को 3 ग्रुप्स में बांटा, और उन 3 ग्रुप्स में अलग अलग बच्चे हैं, 3 टाइप की वीडियो बच्चों को दिखाई। ठीक, मतलब बच्चों को 3 ग्रुप में बांट दिया गया। पहले ग्रुप में जो बच्चे थे उनको एक वीडियो दिखाई गई जिसमें क्या था, अब वीडियो के अंदर का बता रहा हूं। एक बच्चा आता है, वो बोबो डॉल मतलब ह्यूमन लाइक डॉल के साथ मारपीट करता है। उसके बाद क्या होता है, उसका जो बच्चे का अथॉरिटी फिगर होता है, कोई भी, इसके मम्मी पापा कुछ भी लगा लो, वो उसको आके प्रेज करते हैं, अरे वाह बेटा क्या मारा है तूने, बढ़िया काम किया। दूसरे ग्रुप ऑफ बच्चों को वीडियो दिखाई गई कुछ और, मतलब स्टार्टिंग का पार्ट सेम ही था कि बच्चा जाता है, मारता पीटता है बोबो डॉल को, और उसके बाद उसको पनिश करता है उसका अथॉरिटी फिगर। दूसरे वाले में क्या हुआ, उसको पनिश किया कि ओए ऐसा क्यों किया तूने, क्यों मारा उसको। फिर उसके बाद तीसरे ग्रुप को क्या दिखाई, आधी अधूरी वीडियो दिखाई। तीसरे ग्रुप को में ये तो वीडियो में था कि वो उसको मार रहा है, पर वहीं वीडियो खत्म हो गई, ना हमने ये दिखाया कि उसको पनिश किया जा रहा है, ना हमने पहले वाले ग्रुप के जैसा दिखाया कि उसको रिवॉर्ड किया जा रहा है। अब ये तो था एक्सपेरिमेंट, अब इसका रिजल्ट क्या आया, इन्हीं तीनों ग्रुप वाले बच्चों को जब हमने सच में उस डॉल के साथ रखा, तब उन्होंने क्या किया, देखो उन बच्चों को हमने ना सीक्रेटली ऑब्जर्व किया, सच में उनको डाल दिए कैसे रूम में जहां पर असल में बोबो डॉल थी। तीनों ग्रुप ऑफ बच्चों को एक एक करके भेजा, उनको सीक्रेटली ऑब्जर्व किया। हम क्या नोटिस करते हैं, इट वाज फाउंड दैट दोज चिल्ड्रन जिन्होंने वो वीडियो देखी थी जब अग्रेसिव बिहेवियर को रिवॉर्ड मिल रहा था, पहले वाला ग्रुप जिसको रिवॉर्ड किया था मारपीट करने के लिए, वो बच्चे मोस्ट अग्रेसिव पाए गए। मतलब उन बच्चों ने सच में भी वायलेंस करी, अग्रेसिव बिहेवियर शो किया उस डॉल के साथ। वर्सेस जिन बच्चों को हमने वो वाली वीडियो दिखाई थी सेकंड ग्रुप जिसमें उसको पनिशमेंट मिली थी, उसमें क्या हुआ, चिल्ड्रन हु हैड सीन द अग्रेसिव मॉडल बीइंग पनिश्ड वर द लीस्ट अग्रेसिव। इससे क्या समझ आता है, जो भी चीज तुम मीडिया में देखते हो उसके हिसाब से तुम एक्ट भी करना चालू कर देते हो, उसके हिसाब से तुम्हारी लर्निंग हो जाती है। तो अगर तुम्हें मीडिया में वो चीज दिखाई जा रही है ना कि जो सिंगर है वो जी बड़ा कूल बन रहा है मारपीट करके या सिगरेट स्मोकिंग करके, तो सबकॉन्शियसली तुम भी उस चीज को सीख जाते हो। यही रीजन है आज इतनी कम उम्र में बच्चे ये सब चीजें कर रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें दिख रही हैं और कूल दिख रही हैं। वो हीरो पनिश होता नहीं दिखा रहा, वो हीरो जो सिगरेट स्मोक कर रहा है, वो हीरो जो गालियां दे रहा है, वो हीरो जो वायलेंस कर रहा है, उसको कूल दिखाया जा रहा है, तुम्हें वो एज ए रिवॉर्ड परसीव होता है, इसीलिए यू ट्राई टू बी लाइक दैट। खैर, सो दैट इज योर ऑब्जर्वेशन लर्निंग जो एल्बर्ट बेंड्यूरा ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसका पूरा एक्सपेरिमेंट लिखेंगे। जो आपको समझ आ रहा है बहुत सिंपल है ना, एक्सपेरिमेंट मैंने आपको समझाया, इसको रीड कर लेना, आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे और लिख भी पाएंगे बहुत आसानी से। दैट वाज ऑल फॉर ऑब्जर्वेशन लर्निंग, कि हम सीखते हैं। अब मतलब ऑब्जर्वर क्या करता है, ऑब्जर्वर सीख जाता है मॉडल के बिहेवियर को देखकर, एंड नॉट जस्ट मॉडल के बिहेवियर को मिमिक करता है, बट यहां में क्या देखा हमने, जिसको पनिश किया गया उसको नहीं किया। अगर ये सिर्फ इमिटेशन होता तो जो भी कुछ अगला कर रहा है मैं वो करूंगा ना,
पर ये इमिटेशन से ज्यादा बड़ी चीज है। यहाँ पर हम मॉडल मतलब वो इंसान जो हमें दिख रहा है, जो हमारा रोल मॉडल है, उसके बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस सीखते हैं। अगर उसने जो बिहेवियर किया उससे उसको कुछ पॉजिटिव मिल रहा है तो हम भी वो काम करेंगे, अगर उसने जो बिहेवियर किया उससे उसको कुछ नेगेटिव मिल रहा है तो हम वो काम नहीं करेंगे। दैट इज योर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, दैट इज ऑल। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगली टाइप की लर्निंग हमारे सामने आती है कॉग्निटिव लर्निंग। क्या होती है भाई कॉग्निटिव लर्निंग? अब देखो, अभी तक हमने जो तीनों टाइप की लर्निंग पढ़ी उसमें हम सीख रहे थे बिहेवियर की बात, कि किसी इंसान को बिहेवियर कैसे सिखाया जाता है। यहां हम बात कर रहे हैं नॉलेज की। क्या लर्निंग सिर्फ बिहेवियर के सेंस में होती है? नॉलेज में भी तो नॉलेज में भी तो मतलब बढ़ोतरी हो सकती है, नॉलेज में भी तो इंक्रीज हो सकता है। तो इन कॉग्निटिव लर्निंग देयर इज अ चेंज इन व्हाट द लर्नर नोज रेदर देन व्हाट द लर्नर डज। समझ रहे हो? अभी तक की तीनों लर्निंग में हमने बिहेवियर की बात करी है कि उसके बिहेवियर में कैसे चेंज लाया जाए, बिहेवियर में कैसे चेंज लाया जाए। यहां हम कह रहे हैं चेंज इसमें कहां आता है? कॉग्निशन में आता है, आपकी जानकारी में आता है। व्हाट द लर्नर नोज में बढ़ोतरी हो जाती है, उसको कुछ ज्यादा पता चल जाता है। दैट टाइप ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड कॉग्निटिव लर्निंग। दिस फॉर्म ऑफ लर्निंग शोज अप एज इनसाइट लर्निंग एंड लेटेड लर्निंग। इसमें दो टाइप की है, मतलब कि कॉग्निटिव लर्निंग के अंदर दो टाइप पढ़ेंगे, एक इनसाइट और एक लेटेंट लर्निंग। पहले देखते हैं इनसाइट क्या है। इनसाइट लर्निंग पर कोलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, चिंपांजी पर एक्सपेरिमेंट किया था, बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था। इसमें क्या होता है, एक ना चिंपैंजी को एक मतलब ऐसे पिंजरे से में रख दिया और ऊपर लटका दिया बनाना। अब चिंपांजी सोच रहा है यार मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा, मैं इसको कैसे उतारूं बनाना को। फिर उसके आसपास कुछ टूल्स पड़े होते हैं। पहले तो चिंपैंजी को समझ नहीं आता कि मैं इनका क्या करूं, पर फिर सडनली उसको रियलाइजेशन होती है कि अरे मैं ये भी तो कर सकता हूं, मेरे पास एक स्टूल पड़ा है, स्टूल पे चढ़ता हूं और ये स्टिक रख रखी है इन्होंने, स्टूल पे चढ़ के स्टिक के थ्रू उसको मारूंगा तो वो गिर जाएगा। ये कैसे हुआ? ये अचानक से उसके दिमाग में आइडिया आया। जब हम किसी सॉल्यूशन को अचानक से मतलब जान लेते हैं, क्या था? चेंज इन व्हाट द लर्नर नोज। पहले तक चिंपैंजी को नहीं पता था कि वो इन टूल्स का मदद कर सकता है। बहुत देर तक कोशिश करता रहा, भाई नहीं आ रहा, नीचे नहीं आ रहा। फिर उसने देखा, अचानक से दिमाग में क्लिक किया, अरे ये हो सकता है। नाउ दिस टाइप ऑफ लर्निंग, दिस अचानक वाली लर्निंग इज कॉल्ड इनसाइट लर्निंग। होता ना कभी हमारे साथ, बड़ी देर से सोच रहे हैं यार क्या करें क्या करें, कैसे कैसे निकालूं इस सॉल्यूशन, मतलब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, और फिर सडनली हिट करता है, हाँ ये कर सकते हैं। दैट मोमेंट इज समटाइम्स कॉल्ड एज आहा मोमेंट, कि वो एक एक्साइटमेंट मोमेंट होती है कि अरे वाह समझ आ गया। दैट इज कॉल्ड इनसाइड लर्निंग। पढ़ लो, यही है और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। कोलर परफॉर्म्ड सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विद चिंपैंजीज दैट इन्वॉल्व सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। ये वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ही थी। Kohler placed chimpanzees in an enclosed play area where food was kept out of their reach. Food को out of their reach रखा गया था। Tools such as poles, boxes वगैरह ये सब रखे हुए थे। मैं जो स्टिक कह रहा था यहाँ पर इनको पोल लिखा है। ठीक है, फिर क्या था? Chimpanzees rapidly learned how to use the box to stand or a pole to move food in their direction. पोल को कैसे यूज करना है अपनी तरफ लाने के लिए या उस पे बॉक्स पे खड़ा होकर निकालने के लिए, बहुत जल्दी वो इस चीज को समझ गए, सीख गए। इन दिस एक्सपेरिमेंट लर्निंग डिड नॉट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रायल एंड एरर। ऐसा नहीं हमने कहा कि कोशिश करने से उसको समझ आ गया, जैसे बाकी में हुआ था कि रेट ने बार बार लीवर दबाया खाना मिला, लीवर दबाया खाना मिला। ट्रायल पे हमने सीखा था, जितना ज्यादा ट्रायल उतनी जल्दी लर्निंग। यहाँ वो सब नहीं हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ ना रीइंफोर्समेंट है ना ट्रायल एंड एरर हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? इट केम अबाउट इन अ सडन फ्लैशेस ऑफ इनसाइट। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या बन जाएगा? इनसाइट लर्निंग में होते हैं सडन फ्लैशेस ऑफ इनसाइट। इनसाइट शब्द का मतलब ही होता है समझ। इनसाइट मतलब कुछ चीज समझ आई आपको, राइट? सो सडन फ्लैशेस ऑफ इनसाइट कि हाँ समझ आ गया सॉल्यूशन, that is called your insight learning. The chimpanzees would roam around the enclosed space for some time and then suddenly आप लिखेंगे शब्द, would stand on the box and grab a pole and strike the banana which was out of the normal reach above the enclosure. The chimpanzee exhibited what Kohler called as the insight learning. तो chimpanzee ने क्या शो किया? चिंपैंजी ने शो किया इनसाइट लर्निंग। सडनली सॉल्यूशन जब अपीयर हो जाता है किसी सॉल्यूशन प्रॉब्लम का, उसे इनसाइट लर्निंग कहा जाता है। दैट इज ऑल। लास्ट लाइन और रीड कर लो, आपको समझ आएगा। तो ये इसकी डेफिनेशन है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है? पूरा इसको हम मार्क करेंगे यहां से यहां तक। द प्रोसेस मतलब व्हाट इज इनसाइट लर्निंग?
The process by which solution to a problem suddenly becomes clear. Solution to a problem suddenly becomes clear. That is called insight learning. A sudden solution is the rule here. Simple था. अगर नहीं समझ आया एक बार दोबारा बैक करके सुन लो. आई एम श्योर पक्का समझ आएगा. थोड़ा सा हाथ जोर डालो अगर मानो तुम्हें नहीं समझ आ रहा है ना. और अभी तुम सडनली कहो कि यार नहीं समझ आया चिंपांजी ने क्या किया. हाँ अच्छा समझ आ गया. अगर तुम्हें ये भी चीज सडनली समझ आ जाए तो दैट इज ऑल्सो योर इनसाइट लर्निंग गेटिंग. खैर अब आगे बढ़ते हैं. तो इनसाइट पहली टाइप की कॉग्निटिव लर्निंग है. अब दूसरे टाइप की कॉग्निटिव लर्निंग होती है लेटेंट लर्निंग. ये क्या है लेटेंट, क्यों इसका नाम है देखो समझो. लेटेंट लर्निंग होती है जब एक इंसान नया बिहेवियर सीख तो जाता है पर उसको परफॉर्मेंस में शो तब तक नहीं करता जब तक उसे रीइंफोर्समेंट या मतलब कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है उस बिहेवियर को शो करने के लिए. नाउ टॉलमैन ने इस चीज को समझाने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया जो मैं तुम्हें यहां पर दिखाता हूं. देखो क्या उसने क्या किया. रैट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. ये है रैट्स ग्रुप 1 के, ये है ग्रुप 2 के रैट्स. ठीक है. दोनों रैट्स को मेज में भेजा. एक कोई मेज बनाई जिसका फॉर एग्जांपल एग्जिट पॉइंट यहां पर है और एंट्री पॉइंट यहां पर है. ठीक है. यहां से जाते हैं और अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स सा रास्ता है और समहाउ उनको ढूंढ के इधर से बाहर आना होता है. अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई. ग्रुप 1 वाले रैट्स को जब यहां छोड़ा तो दोनों ही रैट्स को एक एक करके यहां छोड़ा कि भाई तुम एक्सप्लोर कर लो. फॉर एग्जांपल मान लो 10-12 रैट्स यहां पर है और 10-12 रैट्स यहां पर इस ग्रुप में थे. और इन रैट्स को जब छोड़ा तो इनको बोला भाई एक्सप्लोर कर लो मेज को, जहां घूमना है. तो यहां से गए हैं तो इधर से कहीं से तो निकलेंगे ही बाहर. तो ये बाहर निकले और इन्होंने बाहर जाके देखा यहां पड़ा है चीज का टुकड़ा. रिवॉर्ड मतलब ग्रुप 1 वाले रैट्स को मिला रिवॉर्ड, है ना. और ग्रुप 2 वाले रैट्स को जब यहां छोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए मेज को, तो ये भी एक्सप्लोर कर रहे हैं और समहाउ यहां पे बाहर निकले. इनको आगे कुछ नहीं दिखा, इनको चीज का टुकड़ा नहीं मिला ग्रुप 2 वालों को. मतलब ग्रुप 2 में रिवॉर्ड नहीं दिया और ग्रुप 1 वाले रैट्स को हमने रिवॉर्ड दिया. अब जब उसके बाद अगली बार दोबारा से ग्रुप 1 वाले रैट्स को यहां रखा मेज में, तो ग्रुप 1 वाले रैट्स रखते ही इस बार उन्होंने उतना समय नहीं लगाया जितना पहले समय लगाया था, क्योंकि अब वो सीख चुके थे ना, रास्ता सीख चुके थे मेज का. तो सीधा ही एग्जिट पे पहुंच गए और अपना चीज का टुकड़ा खाने लग गए. हमें लगा हाँ यार सही बात है, जिनको रिवॉर्ड दिया उन्होंने, उनको तो लर्निंग हो गई. अब इनका देखते हैं क्या हुआ. जब ग्रुप 2 वाले रैट्स को जिनको पहले हमने रिवॉर्ड नहीं दिया था, चीज नहीं दिया था पहली बार में, उनको जब दोबारा मेज में रखा गया तो ये बहुत धीरे धीरे कोई यहां रुक गया, कोई इधर जाके इधर ही रुक गया, कोई एक आधा बेचारा बाहर पहुंच गया, फिर ये समहाउ करके बाहर मेज से निकले. मतलब बहुत धीरे. इनके मुकाबले इनकी परफॉर्मेंस ग्रुप 2 वालों की बहुत लो पाई गई. अब यहां देख के नॉर्मली क्या लगेगा कि अच्छा इसका मतलब ये है जहां रिवॉर्ड मिला वहां लर्निंग हो गई, जहां रिवॉर्ड नहीं मिला वहां लर्निंग ही नहीं हुई, शायद वो रास्ता ही नहीं समझ पाए. नहीं ऐसा नहीं था. बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई. क्या हुआ इधर. टॉलमैन ने समझाया भाई लर्निंग यहां भी हुई है और लर्निंग यहां भी हुई है. स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, लर्निंग इज डिफरेंट फ्रॉम परफॉर्मेंस. इन लोगों ने सिर्फ उसको परफॉर्म नहीं किया, सीख तो ये पहले ही गए थे कि रास्ता क्या है. यहां इन्होंने क्या फॉर्म कर लिया था, कॉग्निटिव मैप फॉर्म कर लिया था. कॉग्निटिव मैप एक टेक्निकल टर्म है इस वाले टॉपिक में, लेटेंट लर्निंग में, कि हम क्या करते हैं. अब तुम्हें अपने स्कूल से घर का रास्ता, घर से स्कूल का रास्ता याद है ना, ट्यूशन का रास्ता याद है ना, वो क्या है कॉग्निटिव मैप. तुम अभी सोचो कि ठीक है यहां से इधर जाऊंगा स्कूल आ जाएगा. That is your cognitive map, mental representation of physical spaces around you, right? You make that in your mind. That is cognitive map. तो आप cognitive map रैट इन वाले रैट्स ने भी बना लिया था, बट इन्होंने शो नहीं किया. क्यों शो नहीं की अपनी लर्निंग, जब तक कि उसको शो करने के लिए कोई रिवॉर्ड नहीं मिला. जैसे ही टॉलमैन ने इनको ये दिखाया कि भाई देखो तुम्हें भी चीज मिलेगा, अब कि हमने क्या किया, इनके आगे चीज का टुकड़ा रख दिया. तो जैसे ही रैट वहां पहुंचा, अगली बार दोबारा रैट को यहां छोड़ा तो वो सीधा यहां पहुंच गया. मतलब जैसे ही हमने इनको भी रिवॉर्ड दिया वैसे ही ये वाला ग्रुप भी उतना ही इफेक्टिव हो गया जितना पहले वाला ग्रुप इफेक्टिव हुआ था. इससे क्या समझ आया, इससे हमें यह समझ आया जो पहली लाइन में लिखा था कि लोग क्या करते हैं, बिहेवियर तो सीख लेते हैं कई बार, पर उस बिहेवियर को डेमोन्स्ट्रेट तब तक नहीं करते जब तक उसको शो करने के लिए रीइंफोर्समेंट नहीं मिलती. तो ग्रुप 2 वाले रैट्स भी सीख पहले ही चुके थे, बस उस बिहेवियर को शो नहीं कर रहे थे, आलसी से हो रहे थे कि भाई क्या ही फायदा, वहां जाके क्या ही मिलेगा. जैसे ही पता चला वहां जाके चीज मिलेगा, वो भी उतने ही इफेक्टिव हो गए जितना ग्रुप 1 वाले रैट थे. दैट इज ऑल फॉर लेटेंट लर्निंग. कुछ भी टफ यहां पर नहीं है ना. अगर तुम चीजें समझ पा रहे हो तो, नहीं समझ आया बैक करके दोबारा सुन लो, पक्का समझ आ जाएगा. एक बार इसको रीड कर लेना पॉज करके, या नोट्स हमारे आप वेबसाइट से ले सकते हैं.
कुछ इस तरीके से. सो दैट इज ऑल फॉर योर cognitive learning also. Now the next step of learning is verbal learning. Verbal मतलब शब्दों की learning. तो कोई इंसान कितनी जल्दी शब्दों को सीख पाता है, इसको चेक करने के लिए we have 3 different methods जो हमें साइकोलॉजिस्ट ने बताए हैं, वो हम यहां पर पढ़ रहे हैं. पहला मेथड है पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग. ये हम कब यूज करते हैं? लोग पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग ज्यादातर यूज करते हैं जब फॉरेन लैंग्वेज सीखनी हो. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने दिमाग में मैंने ना एक नया वर्ड सीखा, होला. किसी लैंग्वेज का मुझे याद नहीं, आप बताना है मुझे कमेंट्स में. ये फ्रेंच में बोलते हैं, स्पेनिश में, मुझे सही में नहीं याद. होला मतलब ये कुछ तो होता है, आई नो दैट इट्स लाइक हेलो, राइट? या फ्रेंच या स्पेनिश हो सकता है, कोई और भी हो, बट इनमें से किसी लैंग्वेज में होला हेलो को कहा जाता है. तो मेरे लिए ये मैंने क्या किया, पेयर बना ली, एसोसिएशन बिल्ड कर लिया कि इसके जैसा मिलता जुलता ये हेलो, इसका मतलब ये होता है, ऐसे करके मैंने याद कर लिया. समझ रहे हो? तो जब हम क्या करते हैं, दो शब्दों को आपस में रिलेट करके याद करने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग. इसको साइकोलॉजिस्ट कैसे चेक करते हैं, उसकी प्रोसेस यहां पर डिस्क्राइब की गई है. तो पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग मेथड क्या होता है, हम अपने पार्टिसिपेंट को लिस्ट ऑफ वर्ड्स देते हैं जिसमें 2 वर्ड होते हैं लिस्ट में, एक नहीं 2 वर्ड होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें पहले स्टिमुलस वर्ड्स दिए. स्टिमुलस वर्ड वो होते हैं जो हमें दिखाए जाते हैं, और उन शब्दों को देखकर जो दूसरा वर्ड हमने उनके सामने वाला याद किया होता है उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स वर्ड्स. तो जैसे अभी समझाता हूं, मानो मैंने तुम्हें लिस्ट दी है कि भाई तुम्हें ना इसको याद करना है. अभी बड़ी लिस्ट नहीं, सिर्फ 2 के एग्जांपल से देखेंगे, मैट और लेट्स से बैट. ठीक है, अब इसके लिए ये है स्टिमुलस वर्ड्स, मतलब ये तुम्हारे हिंट वर्ड्स हैं, ऐसे समझ लो, जिसके साथ तुम एसोसिएट करोगे अपना मेन वर्ड जो तुम्हारा रिस्पॉन्स बनेगा. दैट इज, मैंने बोला लेट्स से भाई यहां पे है TCA और यहां पे है BCT, कुछ भी. ठीक है, अब मैंने बोला इसको याद करो भाई, तुम्हारे पास अगला 5 सेकंड है, याद करो. टाइम अप. अब मैंने ये हटा दिया. अब मैंने तुम्हें बोला बताओ भाई याद है क्या, क्या था यहां पर MAT के आगे क्या था? अगर तुम बोल पाए TCA मतलब वर्बल लर्निंग हो गई, एक वर्ड की. अभी तो पूरी लिस्ट है, आगे चलते हैं. BAT क्या था, मैं खुद ही भूल गया. BCT बट जितना मुझे याद है शायद यही था, या BCA जो भी है. अगर मैंने सही बोला तो ठीक है, अगर तुमने सही बोला तो मतलब हो गई लर्निंग, अगर नहीं तो हमें दोबारा वो वर्ड दिखाया जाएगा. हमने तो मिटा दिया बट वहां पर लिस्ट में दोबारा वर्ड दिखाया जाता है. और फिर जब तक एक इंसान पूरी लिस्ट सही से नहीं बोलता तब तक वो ट्रायल चलते रहते हैं. और फिर मुझे पूरी लिस्ट ऐसे याद करने में कितना समय लगा भाई, कितने ट्रायल लगे, वो मेरा बन जाएगा मेजर ऑफ पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग. समझ पा रहे हो? वो यहां पर लिखा है कि क्या लिखा है कि द लर्नर इज फर्स्ट शोन बोथ स्टिमुलस और रिस्पॉन्स वर्ड. यहाँ स्टिमुलस वो है जो हमारे हिंट वर्ड होते हैं, रिस्पॉन्स मतलब मेन वर्ड जो हमें याद करना होता है, उनकी साथ में पेयर दिखाई जाती है. फिर क्या होता है, फिर हमें बोला जाता है भाई याद करो, इनको याद करो, है ना. अब क्या करते हैं, हम आपको प्रेजेंट करते हैं स्टिमुलस वर्ड, आपको स्टिमुलस टर्म्स दिखाई जाती हैं, मैट दिखाया, बैट दिखाया, उसके सामने वाला आपको बोलना होता है, वो रिस्पॉन्स आपने उसके सामने वाला बताना होता है, रिकॉल करना होता है. इसके आगे ये लिखा था. फिर जितने नंबर ऑफ ट्रायल आपको लगते हैं टू रीच टू दी क्राइटेरिया, मतलब पूरा लिस्ट क्राइटेरिया मतलब पूरे एक आंसर तक पहुंचने के लिए, फाइनल पूरी लिस्ट को बताने के लिए, वो आपका मेजर बन जाता है टुवर्ड्स पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग. कि भाई इस बंदे को इतने ट्रायल लगे, इसने तुझे 2 बार में ही कर लिया. दैट इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि क्या पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग मतलब कौन कितनी जल्दी शब्दों को सीख पा रहा है. दूसरा एक और मेथड है सीरियल लर्निंग. हम क्या करते हैं, कुछ पार्टिसिपेंट्स को कुछ वर्ड सीरियल ऑर्डर में देते हैं, बैट, कैट, मैट, रैट. बोल पा रहे हो? अब मैंने पहले पूरी लिस्ट दिखाई, अब बोला हाँ भी बताओ क्या था सीरियल. बैट था, फिर रैट, फिर नहीं बैट, मैट, कैट, रैट, है ना. तो जितने मुझे टाइम लगा, जितने नंबर ऑफ ट्रायल लगे ये पूरी लिस्ट को सीरियल ऑर्डर में याद करने में, उतना मेरा मेजर बन जाएगा सीरियल लर्निंग का. समझ रहे हो कि कई लोग पेयर्ड एसोसिएट जल्दी कर लेंगे, कईयों को सीरियल लर्निंग जल्दी हो जाएगी, कुछ फ्री रिकॉल कर पाएंगे, पर जितना जितना जिसका ट्रायल लगेगा, जितना जितना समय लगेगा जिसको, वो उनका मेजर बन जाएगा. तो इस तरीके से साइकोलॉजिस्ट चेक करते हैं, यहाँ पेयर्ड एसोसिएट के थ्रू या सीरियल लर्निंग. भाई यहाँ पर लिखा है कि सीरीज ऑफ लिस्ट दिखाई जाती है ऑर्डर में, है ना, और लर्निंग ट्रायल कंटिन्यू रहते हैं कब तक, अंटिल द पार्टिसिपेंट करेक्टली एंटिसिपेट ऑल द आइटम्स इन द गिवन ऑर्डर. पूरी ऑर्डर में जब तक वो बोल नहीं देता सही से, हमारा ट्रायल चलते रहते हैं. जितनी देर में बोल ली उतनी वो आपका मेजर बन गया कि हाँ भाई आपको इतनी देर में समझ आया. फ्री रिकॉल, फ्री रिकॉल होता है कोई भी वर्ड, मतलब अब सीरियल में जरूरी नहीं है, बैट, कैट, रैट, मैट, आप ये भी बोल सकते हो रैट, कैट, मैट, बैट.
ऊपर नीचे बोला पर सही बोला तो चलेगा, मतलब ये होता है फ्री रिकॉल। इसमें भी कितनी देर में आप बोल पाए, कितने ट्रायल लगे, वो आपका मेजर बन जाएगा फ्री रिकॉल का। सो दैट इज ऑल, दीज आर द 3 मेथड्स जिसके थ्रू साइकोलॉजिस्ट चेक कर सकते हैं कि कोई इंसान शब्दों को कैसे सीखता है, कितने समय में सीख पाता है। इस तरीके से वर्बल लर्निंग को साइकोलॉजिस्ट इन मेथड्स के थ्रू चेक करते हैं। ठीक है भाई, अब आता है डिटरमिनेंट ऑफ वर्बल लर्निंग। इसके भी कुछ डिटरमिनेंट है, बेसिक ये रीड करना आपको समझ आएगा। बेसिक बात यहां पर क्या है, डिटरमिनेंट होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट की लेंथ, जितनी लंबी लिस्ट होगी उतना समय लगेगा। दूसरा डिटरमिनेंट क्या आता है हमारा, दूसरा डिटरमिनेंट आता है मीनिंगफुलनेस। अब आपको मैंने याद कराया टीसीए बीसीटी वगैरह ऐसा कुछ, अगर वही याद करना हो मैट वैट कैट रैट, वो मीनिंगफुल चीजें हैं, तो जितनी ज्यादा मीनिंगफुल चीजें होती हैं उतनी हमें जल्दी याद होती है। मीनिंगलेस मटेरियल थोड़ा मतलब डिले से हमें याद होता है एज कम्पेयर टू मीनिंगफुल चीजें। इसीलिए कहा जाता है रट्टा मारोगे तो तुम उसको सिर्फ रट रहे हो, मीनिंग नहीं समझ रहे हो। तो अगर मीनिंगफुल चीजें याद करोगे तो वर्बल लर्निंग जल्दी होगी। इसीलिए कहा जाता है रटना लर्निंग, मतलब रटने से आप लर्निंग कर ही नहीं पाओगे। मीनिंगफुल है तभी आप उस चीज को ज्यादा समय तक समझ के याद रख पाओगे। फिर एक और यहां पर चीज होती है टोटल टाइम प्रिंसिपल, कि कितना समय आपको दिया गया है। टोटल जितना ज्यादा समय आपको दिया जाएगा उतनी ज्यादा आप जल्दी चीजों को समझ पाएंगे। अब हम स्किल लर्निंग पे आते हैं, ये हमारा अगली टाइप ऑफ लर्निंग और ये लास्ट टाइप ऑफ लर्निंग इस चैप्टर में आप पढ़ते हैं। व्हाट इज नाउ स्किल लर्निंग? स्किल लर्निंग मतलब स्किल सीखना, पर द पॉइंट इज स्किल क्या होता है? स्किल का मतलब है आपकी ऐसी एबिलिटी जिसकी मदद से आप किसी कॉम्प्लेक्स टास्क को आसानी से कर पाए। क्या बोला मैंने, ध्यान सुनो। स्किल मतलब आपकी ऐसी एबिलिटी जिसकी मदद से आप मुश्किल चीज को आसानी से कर पाओ, वही तो है स्किल। कार चलानी मुश्किल मुश्किल टास्क है भाई, इतनी सारी चीजों को एक साथ सेट करना, क्लच एक्सेलरेटर ब्रेक वो स्टीयरिंग का हैंडल, पीछे के मिरर में देखना है, आगे चलना है। ये कॉम्प्लेक्स चीज अगर आपने सीख ली तो मतलब आप उस चीज को आसानी से कर पा रहे हैं, दैट इज योर स्किल। स्किल इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू परफॉर्म सम कॉम्प्लेक्स टास्क स्मूथली एंड एफिशिएंटली, सिंपल। अब स्किल क्या होती है समझ आ गया, बट स्किल लर्निंग के कितने फेजेस होते हैं ये हमें किसने बताया? यहाँ पर ना मैं कुछ मेन वर्ड तुम्हारे लिए मार्क कर रहा हूं, ध्यान से इस चीज को समझना। पहली बात, स्किल लर्निंग के फेजेस कई बार बच्चे भूल जाते हैं, जरूरी है। फिट्स, ये नाम आप याद रखोगे। फिट्स ने बताया कि स्किल लर्निंग में कुछ फेजेस होते हैं, उसके थ्रू हम एक चीज को, एक स्किल को सीखते हैं। अब क्या है वो फेजेस? ये 3 फेजेस बताया हमें फिट्स ने। कॉग्निटिव फेज पहला फेज, दूसरा एसोसिएटिव और तीसरा आ जाता है ऑटोनॉमस फेज। तब तो हमें स्किल बिल्कुल आ चुकी होती है। ठीक है, तो फिट्स ने बोला 3 फेजेस है। इससे पहले और कुछ जरूरी बातें हैं कि हर फेज जब हम पार करते हैं तो कुछ हद तक एबिलिटी सीख रहे होते हैं, पर अगर हम इन फेजेस को तो पार करते जा रहे हैं पर स्किल नहीं सीख पा रहे हैं, तब उसको क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को बोला जाता है परफॉर्मेंस प्लेट्यू। कई बार ये पूछ लिया जाता है तुम्हारे फाइनल एग्जाम में, तो इसलिए मार्क कर रहा हूं वर्ड परफॉर्मेंस प्लेट्यू। क्या बोलते हैं? जब हमारी परफॉर्मेंस स्टैग्नेंट हो जाती है, कोशिश कर रहे हो, एसोसिएट कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, सीख ही नहीं पा रहे हो, या मतलब और ज्यादा इंप्रूव नहीं हो पा रहे हो, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड परफॉर्मेंस प्लेट्यू। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। क्या होते हैं भाई ये फेजेस? कॉग्निटिव फेज होता है जब हम करते हैं लर्निंग। पहले मैं तुम्हें ना इसको प्रैक्टिकली समझाता हूं, फिर इसको रीड करेंगे। तो प्रैक्टिकली इसका मुद्दा ये है भाई, कॉग्निटिव लर्निंग हुआ, तुमने गाड़ी चलानी सीखनी है, तो ये गाड़ी चलाने की स्किल हम सीखना चाहते हैं, लेट्स से तुम्हें नहीं आती, तो अब तुम क्या करोगे? पहले कॉग्निटिव फेज में एंटर करोगे। तुम्हारा पहला फेज यही होता है, तुम क्या करोगे? मेमोराइज करोगे चीजों का। अच्छा, ये भाई तुम्हारा हैंडल होता है जी, ठीक है, स्टीयरिंग व्हील है, ये हमारा भाई एक्सेलरेटर है, क्लच है, ब्रेक है ना, ये सब चीजें तुमने देखी। अच्छा, इस तरीके से खिड़कियां खुलती हैं, ये रियर व्यू मिरर होता है हमारा, इस तरीके से पीछे भी देखना पड़ता है हमें गाड़ी चलाते वक्त, गियर ऐसे डालने होते हैं। यू अंडरस्टूड एवरीथिंग कॉग्निटिवली, दिमाग में सब कुछ अभी समझा है। एसोसिएटिव में हम क्या करते हैं? जो सब समझा उन सारी चीजों को आपस में लिंक करना है, एसोसिएट करना है और प्रैक्टिस करनी है। सो कॉग्निटिव में आता है थियोरेटिकल लर्निंग ऑफ थिंग्स, एसोसिएटिव में आता है जो अलग अलग चीजें समझी हैं उन सब चीजों को आपस में रिलेट करना है कि ठीक है भाई, गियर अलग समझा, क्लच अलग समझा, अब साथ में चलाने हैं। थोड़ा थोड़ा क्लच छोड़ते हुए हमने मतलब गाड़ी का रेस देनी है, और पूरा क्लच दबा के फिर हमने गियर डालना है। सो सारी अलग अलग चीजों को, कंपोनेंट्स ऑफ लर्निंग को आपस में एसोसिएट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ये 2 वर्ड की वर्ड बनते हैं। एसोसिएटिव में एसोसिएशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू लर्नड एंड आल्सो प्रैक्टिसिंग दैट इन द फिजिकल सेटअप, दैट इज योर एसोसिएटिव लर्निंग। आफ्टर दैट ऑटोनॉमस क्या होगा? जब तुम्हें गाड़ी चलानी आ गई, अब तुम गाड़ी चलाते वक्त इतना ज्यादा ध्यान नहीं, मतलब ध्यान तो देना चाहिए, बट इट्स लाइक हमारा ध्यान रोड पे होता है,
इस पे नहीं कि अरे यहाँ मेरा पैर जाएगा, हाँ ये मैंने क्लच दबा दिया, ये सब हो रहा होता है यहाँ एसर्टिव में, जब आप सीख रहे हो, जब सीख चुके होते हो हम जाके बैठते हैं नॉर्मली, ये पहला गियर डाला, दूसरा डाला, गाड़ी आराम से चला रहे हैं, काइंड ऑफ ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बचपन में चलना नहीं आता था, पहले मम्मी ने सिखाया, बेटा क्या करना है, ये वाला पैर ना ऐसे आगे रखो, अच्छा मम्मी कह रही है कि चलने के लिए पहले ये पैर आगे लगते हैं, फिर ऐसा करते हैं, थ्योरेटिकल लर्निंग, कॉग्निटिव। जब बच्चा खुद करके देख रहा है, ऐसे रखा, नहीं गिर गया, अच्छा ये वाला पैर थोड़ा पीछे जाएगा फिर ही रखूंगा, प्रैक्टिस कर रहा है, एसोसिएटिव। अब जब चलना आ गया, अब हम सब लोग वॉकिंग के लिए कौन सी स्टेज में है, अब हम ऑटोनॉमस स्टेज में। क्या आप सोच के चलते हो पहले ये पैर आगे रखूंगा फिर ये पैर रखूंगा, ऐसा हम नहीं करते हैं, अब हम ऑटोनॉमस फेज में, अब हमें टेंशन की इतनी नीड भी नहीं है चलने के लिए, दैट इज ऑल। अब जो मैंने आपको समझाया उसको लिखना कैसे है, तो मैं आपके लिए मार्क कर रहा हूं कीवर्ड जो आपके टीचर डिमांड करते हैं, वो उसके हिसाब से लिख के आना। कॉग्निटिव फेज वर्ड यूज करोगे, उसमें क्या होता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज द इंस्ट्रक्शन। आफ्टर दैट सेकंड फेज आता है हमारा एसोसिएटिव फेज, उसमें क्या होता है, व्हाट वी डू, हम अलग अलग सेंसरी इनपुट्स को लिंक करते हैं विद एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस। मतलब उधर देखा कि रेड लाइट उतनी दूर है, यहां से ब्रेक मारनी चालू कर दूंगा, रेड लाइट दूर है तो इनपुट आया, वो इनपुट के साथ एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या होगा, जैसे ही कोई हर्डल आएगा तो मैंने ब्रेक दबानी है, और बहुत जोर से नहीं दबानी, धीरे धीरे प्रेस करनी है वगैरह। तो मतलब अलग अलग इनपुट्स को अपने अलग अलग रिस्पॉन्सेस के साथ हम लिंक करते हैं। जो मैंने बोला था एसोसिएट करना, अलग अलग चीजें जो सीखी हैं साथ में सबको एसोसिएट करना, लिंक करना अलग अलग इंफॉर्मेशन को साथ में, दैट इज योर सेकंड फेज, एसोसिएटिव फेज। थर्ड में क्या, और इसी में अभी अभी और आपको बताया गया प्रैक्टिस के साथ क्या होता है, इसमें आप करते हो प्रैक्टिस, राइट, मैंने बोलता अगला वर्ड प्रैक्टिस है इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस जैसे जैसे बढ़ती है एरर के चांसेस कम हो जाते हैं, और जैसे आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है तो टाइम कम हो जाता है। जैसे पहले गाड़ी ऑन करने में आपको ज्यादा समय लगेगा, पर जैसे आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, प्रैक्टिस इंक्रीज होगी, टाइम भी गाड़ी को चलाने में या मतलब उसको अच्छे से परफॉर्म करने में आपका वो कम हो जाएगा। तो टाइम टेकन उस सेम चीज को करने का आपका कम हो जाता है। जैसे परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, प्रैक्टिस बढ़ती है, तो एरर के चांस कम हो जाते हैं। ये सब हम लिखेंगे सेकंड फेज में। थर्ड फेज क्या आता है, ऑटोनॉमस फेज, मतलब ऑटोमेटिक फेज। इन दिस फेज टू इंपॉर्टेंट चेंजेस अकर्स। क्या होता है, दो इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या आते हैं, अटेंशनल डिमांड कम हो जाती है, और क्या होता है, हम ऑटोमेटिसिटी अटेन कर लेते हैं। तो दो कीवर्ड यहां क्या लिखेंगे जो मैंने आपको बताया था। तीसरे में आके अब गाड़ी चलाते वक्त, यहाँ चलो आपको वॉकिंग का एग्जांपल देता हूं। अब जब चलना होता है क्या अटेंशन देते हैं, क्या बहुत ध्यान दे के चलते हैं, नहीं ना, और अब ऑटोमेटिक हो चुका है ना ये चीज हमारे लिए। तो ये दो कीवर्ड हम ऑटोनॉमस फेज में लिखते हैं कि ऑटोमेसिटी अटेन कर लेते हैं, ऑटोमेटिक चीजें अब वो होने लग जाती हैं, वही चीज जो हमको करनी होती है, और अटेंशन की डिमांड कम हो जाती है एज कंपेयर टू ऑटोनॉमस फेज। वहां तो अटेंशन देनी पड़ेगी, वहां हम सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट यहाँ हमारी अटेंशन देने की वो जितनी अटेंशन वहां चाहिए होती है थोड़ी कम अटेंशन अब चाहिए, और ऑटोमेटिकली हम अटेन कर चुके हैं। दैट इज हाउ यू विल राइट, एंड दैट इज ऑल फॉर स्किल लर्निंग, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज द सेकंड लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर, ये है फैक्टर्स फैसिलिटेटिंग लर्निंग। अभी हमने इतने सारे टाइप ऑफ लर्निंग पढ़े, इन सभी टाइप्स ऑफ लर्निंग में कुछ चीजें मैटर करती हैं। मतलब चाहे आप किसी भी फॉर्म की लर्निंग कर रहे हो, वहां पर कंटिन्यूअस और पार्शियल रीइंफोर्समेंट अपना रोल प्ले करेंगी। ये मैंने आपको पहले भी समझाया है टॉपिक, वही वाली चीज यहां पर बस रिपीट हुई है। कंटिन्यूअस कौन से वाला रीइंफोर्समेंट शेड्यूल होता है, जहां पर कंटिन्यूअसली आपको रीइंफोर्स किया जा रहा है, हर एक्शन के बाद आपको रिवॉर्ड दिया जाता है, दैट इज कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। किसी एक्शन के बाद रिवॉर्ड दिया, किसी के बाद नहीं दिया, उसको पार्शियल कहा जाता है। इस टॉपिक में वही बात समझाई गई है जो मैंने आपको पहले ही बता दी है कि कंटिन्यूअस शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी होती है और पार्शियल लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी पाई जाती है। क्यों ऐसा, क्योंकि कंटिन्यूअस होगा तो अगले को लालच मन में बना हुआ है, मैं करूंगा जी मुझे ये मिलेगा, करूंगा ये मिलेगा। आपने एक दिन नहीं दिया उसको रिवॉर्ड, तो अगला उसी दिन करना बंद कर देगा, क्योंकि मुझे मिल ही नहीं रहा ना यार वो रिवॉर्ड जिसकी मुझे आदत पड़ गई है। पर पार्शियल में कभी रिवॉर्ड मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, तो इंसान मेहनत करता रहता है। अदर देन कंटिन्यूअस एंड पार्शियल, वी हैव मोटिवेशन एज अ फैक्टर दैट कैन फैसिलिटेट लर्निंग। अगर आप ऑलरेडी मोटिवेटेड है किसी काम को करने के लिए, तो आप उस चीज को और जल्दी सीख पाएंगे और अच्छी लर्निंग वहां पर हो पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप पहले से ही मोटिवेशन लेकर बैठे हैं वीडियो को देखने की, समझने की चैप्टर को, तो आपको मेरी बातें और अच्छे समझ आएंगी। वर्सेस एक बच्चा ऐसा है जिसको मम्मी पापा ने जबरदस्ती पाया, ओए बैठ के देख, तुझे देखना पड़ेगा। बच्चा मोटिवेटेड ही नहीं है, बच्चे का ध्यान ही नहीं है, बच्चा कह रहा है यार दोस्तों के साथ खेलने जाना है, क्या सुन रहा हूं। भाई अगर ऐसे सुनोगे, ऐसी मोटिवेशन से सुनोगे तो समझ आएगा ही नहीं तुम्हें, राइट।
आपको इंटरनली मोटिवेटेड होना पड़ेगा ना। जब आप मोटिवेटेड हो, मोटिवेशन के साथ किसी चीज को सीखने की कोशिश कर रहे हो तो जल्दी सीख पाओगे, सिंपल सी बात है। आफ्टर दैट लास्ट इज प्रिपेयर्डनेस फॉर लर्निंग। यहां पर प्रिपेयर्डनेस का क्या मतलब है, ये हम ना बायोलॉजिकल लेवल पर बात कर रहे हैं। कई स्पीसीज अपने आप में प्रिपेयर्ड ही नहीं होती हैं, समझो इसको। इसमें हम कैसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे प्रिपेयर्डनेस ऑफ लर्निंग को। स्पीसीज की सेंस में बायोलॉजिकली डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं, तुम इसमें लिख भी सकते हो ये चीज, मछली को बंदर जैसे पेड़ों पे कूदना चढ़ना सिखाना, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। टॉप मोस्ट बंदर आके मछली को कह दे कि मैं तुझे ट्रेनिंग दूंगा, वो फिर भी नहीं सीख पाएगी भाई, क्योंकि उसके अंदर वो बायोलॉजिकल कैपेसिटी ही नहीं है। तो हर इंसान की, हर स्पीसीज की अपनी अपनी कुछ कैपेसिटी है। हाँ, आप डॉग्स को बहुत अच्छा बिहेवियर सिखा सकते हो, उसको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना सिखा सकते हो, बट कैन यू टीच अ डॉग सम काइंड ऑफ वर्बल लर्निंग? कैन यू टीच? नो। आप डॉग को बोलना, मतलब वर्बल लर्निंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बट डॉग मुंह से भौ भौ की जगह ऐसे बोले कि ओए नितिन इधर आ, ये तो नहीं हो सकता ना, समझ रहे हो? तो वो स्पीसीज उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं है। खैर, अब ये है हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज लर्निंग डिसेबिलिटी। और इसका क्या मतलब होता है, अभी हमने इतना लर्निंग लर्निंग पढ़ा है ना, अब हम बात कर रहे हैं डिसऑर्डर की। और ये सेम टॉपिक आप लोग दोबारा पढ़ोगे क्लास 12th का चैप्टर 4 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जिसमें टॉपिक है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। वहां पर लर्निंग डिसेबिलिटी दोबारा आपको पढ़ाई जाएगी, तो अभी ध्यान से समझ लेना, अगले साल का भी अभी से प्रिपेयर हो जाएगा। लर्निंग डिसेबिलिटी एक बड़ा शब्द है, इसके अंदर ना बहुत सारे छोटे छोटे डिसऑर्डर आते हैं। जैसे एक डिसऑर्डर तो तारे जमीन पर वाले लड़के को भी दिखाया गया था। तारे जमीन पर 1 की बात कर रहा हूं, जो नया सितारे बनी थी वो नहीं, तारे जमीन पर मूवी अगर आपने देखी हो, वहां ईशान अवस्थी आई थिंक उसका नाम था बच्चे का, उसको कौन सा डिसऑर्डर था मुझे कमेंट में आप लोग बताना अगर आपको पता है तो। वो डिसऑर्डर जो भी उसको था, एक हिंट दे रहा हूं, वो डी से स्टार्ट होता है, वो डिसऑर्डर इस लर्निंग डिसेबिलिटी का पार्ट है, राइट? तो खैर, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, इसमें कैसे आप इसको लिखेंगे? इट्स सिंपली लाइक जब आपको लर्निंग में इश्यूज हो, और स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं हमारे रीडिंग, राइटिंग और मैथ्स, ये मेन 3 कीवर्ड बोले जाते हैं। तो रीड, राइट या मैथमेटिकल इश्यूज जब आपको होते हैं, मतलब आप नंबर्स नहीं समझ पा रहे हो, शब्द नहीं पढ़ पा रहे हो, आपको पी और 9 एक जैसा लग रहा है, राइट, ऐसी और भी चीजें, ऐसे इश्यूज को लर्निंग डिसेबिलिटी कहा जाता है। और ये हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है। मैंने बोला ना, बहुत सारे डिसऑर्डर इसके अंदर आते हैं, तो एक टर्म नहीं, एक डिसऑर्डर नहीं, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे डिसऑर्डर आते हैं। जैसे किसी किसी इंसान को सिर्फ मैथ में दिक्कत होती है जी, उस डिसऑर्डर का नाम कुछ और होता है। किसी किसी को सिर्फ स्पीकिंग और रीडिंग में दिक्कत होती है, उस डिसऑर्डर का नाम कुछ और है। सो दिस इज कॉल्ड योर लर्निंग डिसेबिलिटी, जहां आपको रीडिंग, राइटिंग और मैथ्स में दिक्कत है। सिर्फ यहां तक लिमिटेड नहीं होती, इसमें बहुत सारे डिसऑर्डर हैं, इसलिए बहुत सारे इसके सिम्टम भी आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, पहला सिम्टम वही है कि राइटिंग लेटर्स में, वर्ड्स में, फ्रेजेस बनाने में, रीडिंग करने में या स्पीकिंग में इनको दिक्कत आता है। आप मैथमेटिकल इश्यूज भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि कैलकुलेशन वगैरह में इन लोगों को इशू आता है ना। फिर यहाँ पर और दूसरा क्या लिखा है, इनका अटेंशन स्पैन भी बहुत ज्यादा लंबा नहीं होता। आम बच्चे तो, जैसे आपने ये वीडियो टिक कर देख ली, शायद एक लर्निंग डिसेबल्ड बच्चा इतना लंबे समय तक इस पूरी वीडियो को एक साथ एक गो में ना देख पाता है ना। अटेंशन में भी इश्यूज आता है क्योंकि वो जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसा एक और डिसऑर्डर होता है एडीएचडी, उससे कंफ्यूज मत करना, वो डिफरेंट है, 12th में आपको उसके बारे में बताया जाएगा। खैर, फेल टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो ओरल डायरेक्शंस, मतलब अगर आप उनको कोई चीज ओरली बोल के बता रहे हो, या कर ले वो कर ले, डायरेक्शन का मतलब सिर्फ यहाँ पर वो नहीं है कि इधर चले जा उधर चले जा। ओरल डायरेक्शंस का मतलब है जो भी उनको डायरेक्ट किया जा रहा है, जो भी चीज बोली जा रही है, उसको समझने में इशू आता है। तो इसीलिए, हालांकि ये 12th की वर्डिंग्स है जो मैं आपको बता रहा हूं, बट आप यहां भी लिख सकते हैं, उससे थोड़ा सा सेंस बन जाती है। लर्निंग डिसेबिलिटी को क्लास 12th की एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। इट इज अ सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली एंड एक्यूरेटली, मतलब you are unable to process any information in your mind very effectively and appropriately. That is a broad situation that is called learning disability. बाकी इसमें छोटे छोटे बहुत सारे डिसऑर्डर आते हैं जो कि आप बल्कि मुझे बताएंगे, जिसमें जैसे बी और डी एक जैसा लगता है, पी और 9 एक जैसा लगता है। ये यहाँ पर लिखा है, ये मैं आपको दिखाना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि ये आपने मुझे बताना था कि ये क्या है, समझ रहे हो? ये वही वाला डिसऑर्डर था जो ईशान अवस्थी को है, खैर, जो उस मूवी में दिखाया। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी वाला टॉपिक। अब आप इसको अपने हिसाब से एक बार रीड कर लेना, आपके सामने टेक्स्ट बुक, मतलब ये नोट्स मेरे हैं, मैं साइड हो रहा हूँ, आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं, पॉज कर लेना, रीड कर लेना। कोई डाउट बचेगा तो आप कमेंट सेक्शन में ऑब्वियसली पूछ ही सकते हैं। एंड दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस चैप्टर। आई होप आपको ये समझ आया होगा।
और आज हमने इस चैप्टर में ये सब कुछ, ये सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। वो हमारे डिटेल नोट्स हैं, ये हमारे फ्लो चार्ट्स हैं, आपकी लर्निंग में मदद करते हैं। इसमें सिर्फ कीवर्ड्स हैं जिससे आप इन शब्दों को अपने आंसर में अगर लिखाएंगे और अपने आप इलेबोरेट कर देंगे इन शब्दों को, तो आपको नंबर मिल जाते हैं। तो ये सभी कॉम्बिनेशन फ्लो चार्ट्स और डिटेल नोट्स आठवां चैप्टर के मैंने आपके लिए रखे हैं हमारी वेबसाइट पर। ये हमारी वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाएंगे, नोट्स सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो 11th क्लास के नोट्स आपको वहां पर दिख जाएंगे, आप वहां से इनको ले सकते हैं। और अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है तो मैं सिर्फ यूट्यूब पे नहीं पढ़ाता हूँ, मैंने इन सभी बच्चों को पढ़ाया जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और भी बच्चे हैं, तो सिर्फ मेरे लास्ट ईयर वाले बैच के बच्चे हैं, 24-25 वाले बैच के बच्चों को आपको बता रहा हूँ। तो 24-25 में कुछ ऐसा रिजल्ट इन बच्चों ने स्कोर किया था सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। तो अगर आप भी अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन मेरे साथ अप्रैल से ही स्टार्ट करना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट याद से कर लेना, और psychshots.com पर ही, यहाँ हमारी वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं ट्यूशन क्लासेस की सारी डिस्क्रिप्शन वहां पर अवेलेबल है, क्या फी है, कब कब क्लासें होती हैं, सब मैंने वहां पर आपको बताया। सो नाउ दैट इज ऑल फ्रॉम माय सेल्फ फॉर दिस वीडियो। अब आपका काम ये है, अगर आपको सच में मेरी ये मेहनत अच्छी लगी, आपको चैप्टर समझ आया और आपको अगर सच में ये बात में सेंस लगी कि हमें रट्टा नहीं मारना चाहिए चीजें, तो समझने वाली है ये चीजें, यहाँ भी क्या मैं तो कह रहा हूँ यहाँ डिजर्व करता है साइकोलॉजी सब्जेक्ट। तो अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को, ताकि उनको भी समझ आए कि हमें रटना नहीं है और साइकोलॉजी समझी जा सकती है, अच्छे नंबर भी यहाँ पर स्कोर हम कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।